स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आर्कियोलॉजी अपने आप में एक बहुत निराला और अतरंगी डिसिप्लिन है। निराला और अतरंगी हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जो किसी भी समय समाज की दशा और दिशा दोनों को बदलने की काबिलियत रखता है। अक्सर आप देखते हो सोसाइटी में, खासकर इंडिया की अगर आप बात करते हो, तो हिस्टोरिकल कनोटेशंस और हिस्टोरिकल एंटिक्विटी को जानना, पहचानना, परखना एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। यहां पे सबसे पहला सेटलर कौन था? अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग पीरियड, अलग अलग रूरल्स और किंगडम का यहाँ पे आपको फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और इसी दौरान आपको जानना होता है कि कौन से स्ट्रक्चर प्री एग्जिस्टिंग थे और कौन से बाद में बनाए गए, किसके पहले कौन आए, किसने किसको तोड़ा, कहां से कौन से स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है और कितने पुराने वो स्ट्रक्चर रहे होंगे। मुगल पीरियड में, सल्तनत के पीरियड में, विजयनगर अंपायर में आप जाके देखते हो, और खासकर जो मेन आर्कियोलॉजी की डेप्थ होती है वो यूजुअली सर्च कर रही होती है प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज को, जहां के इवन हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स भी नहीं अवेलेबल होते हैं। जरूर हमारे पास ये रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, पर आर्कियोलॉजी की समझ से हम कई सारे एविडेंसेस के बेसिस पे कंक्लूजन्स को बनाते हैं और एक इंटरप्रिटेशन प्रेजेंट करते हैं फॉर द स्टडी ऑफ दीस पास्ट सोसाइटीज। इसी टेम्पलेट के ऊपर हम अब आज के अपने एक न्यू सेशन में यहाँ पे आपके साथ जुड़े हैं, और यहाँ पे हमारी मैराथन चल रही है। हमारी मैराथन आप कवर कर रहे होंगे। अब तक जब मेरे ख्याल से ये वीडियो आप तक जा रहा होगा, 3 से 4 वीडियोस आप तक पहले से पहुंच गए हो, जिसमें सबसे पहले हमने क्या कवर किया? सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी किस टाइम पीरियड में 3 घंटे के अंदर में 1 महीने का टेन्योर लेती है। थ्योरीज का पार्ट जो होता है लगभग 1 महीने का, 25 से 30 दिन तक, डिपेंडिंग अपॉन दी डेप्थ या फिर नीड, किस समय हम किस स्पीड से पढ़ रहे हैं, कितनी कवरेज हो रही है, कितने डाउट्स आ रहे हैं। ये डायनेमिक पोर्शंस हैं, डायनेमिक फैक्टर्स हैं, इनके बेसिस पे लेंथ डिफर करती है, पर वो रफली जो 1 महीने का टाइम पीरियड है उसका हमने मटेरियल आपके साथ डिस्कस किया अंडर एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज मैराथन विद इन आई थिंक 2 आवर्स, है ना। और 2 घंटे भी पूरे नहीं होंगे, आई थिंक 100 मिनट्स के आसपास के समय में वो हमने पूरी थियोरेटिकल पार्ट को एंथ्रोपोलॉजी में कवर कर लिया। नेक्स्ट आप तक 90 मिनट्स की 2 सीरीज गई होंगी, एक ट्राइबल और इंडियन एंथ्रो, एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर वेल विद इन आवर लिमिट दी आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। और हमारा जो टाइम पीरियड होने वाला है, इट इज अगेन गोइंग टू बी लाइक 90 to 100 मिनट। 2 घंटे के 100% अंदर होने वाला है ये, एंड मोर सुटेबली मेरे ख्याल से ये 100 मिनट के अंदर में हम पूरी कवरेज कर देने वाले हैं। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की आप बात करते हो, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक केस आ जाता है, खासकर आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन है, आर्कियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन सेपरेट है, और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है उसकी रीडिंग ऑल्दो बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है, पर फिर भी हमारे पास कुछ डिफरेंट टेस्ट, कुछ डिफरेंट एड ऑन्स, फ्लेवर्स हैं, जिसके बल पे हम ये कहते हैं कि हम एक डिस्टिंक्टिव वे में पास सोसाइटीज को ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। पर हमारा इंटरप्रिटेशन और हमारी जो एनोलॉजीज है उनको स्ट्रेस करने का जो तरीका है और जिस तरह की जानकारी को हम पाना चाहते हैं एविडेंसेस से, प्री हिस्टोरिक रिकॉर्ड से, वो काफी डिफर अराउंड कर रहे होते हैं। दिक्कत की जो मैंने बात की, वो दिक्कत ये होती है कि आर्कियोलॉजी के ऊपर तो आपको कई सारे मटेरियल मिल जाते हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल सेंस में जो बात करो, पर आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी खासकर यूपीएससी से रिलेटेड आपको इंडिया में सोर्सेज नहीं देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स कई बार बहुत परेशान होते हैं कि सर कई सारी किताबें हैं, उनमें से आप कौन सी करोगे। यूजुअली पुराने समय में आप देखते थे, जो 2015-16 के आसपास किसी से पूछो तो मोस्टली एस्पिरेंट्स जो एंथ्रोपोलॉजी को लेकर सक्सेसफुल हो रहे थे, दे यूज्ड टू रेफर कि हमने डीके भट्टाचार्य को, एमसी बर्केट की किताब आती है, हमने उसको पढ़ा हुआ है, या फिर संकालिया साहब की एक बहुत पुरानी किताब आती है, एचडी संकालिया साहब है, क्वाइट सेंट्रल फिगर टू द इंडियन प्री हिस्ट्री है, एक तरीके से फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री की तरह भी कई लोग उनको देखते हैं, जानते हैं। उनकी भी किताबें आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ कई और टेक्स्ट जो है आपको डिफर राउंड करते हुए मिल रहे होते हैं, अगर आप बात करते हो यूपीएससी के सिलेबस को आप कहाँ से कवर कर सकते हो, पर्टिकुलरली आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। पर दिक्कत ये होती है कि मोस्ट ऑफ दीज टेक्स्ट, चाहे आप बर्किट की बात कर रहे हो, चाहे आप केपी ओकले की किताब आती है, मैन द टूल मेकर करके किताब है, या फिर डीके भट्टाचार्य की 2 या 3 किताबें हैं, एक तो जनरल प्री हिस्ट्री के ऊपर है, एक यूरोपियन प्री हिस्ट्री के ऊपर है, एक इंडियन सेंस में उन्होंने लिखी हुई है। जस्ट लाइक नदीम हसनैन ने 3 सेट ऑफ किताबें लिखी हुई है, ट्राइबल, जनरल और इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर, ठीक है। पर ये किताबें यूजुअली बहुत आउटडेटेड है। 90s में इनका लास्ट आप देखते हो रेंडिशन आया, या फिर अपडेशन, या फिर आप एडिशन कहते हो इन जनरल लैंग्वेज में, तो वो बहुत पुराना समय, लगभग 2 से 3 दशक हो चुके हैं कोई रीसेंट पब्लिकेशन आए हुए। और आपको पता है कि आर्कियोलॉजी में डेली रिसर्चेस हो रही हैं और कुछ नई फाइंडिंग्स आ रही हैं, और उन सबको ये अपने अंदर अकोमोडेट नहीं कर पाती हैं। टेक्स्ट तो आप बहुत ही आउटडेटेड हो जाते हो, मटेरियल भी आप देखते हो इनसफिशिएंट होते हैं। कई सारे मटेरियल्स मार्केट में अवेलेबल है, हमसे बच्चे पूछ रहे होते हैं सर ये मटेरियल ले लें, वो मटेरियल ले लें। इसीलिए व्हाट वी हैव डन,
हमने, जब आप हमारे बैचेस में अनरोल होते हो, यहाँ पे भी हम जो समरी फॉर्म में भी बताने वाले हैं वो आपको रिलायबल सोर्सेज से रीसेंट अपडेट्स के साथ जो हमारे पास डाटा मौजूद है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे समरी या फिर समराइज फॉर्म में जो मैराथन हम यहाँ कंडक्ट करा रहे हैं वो भी रीसेंट डाटा पे है। और अगर डेप्थ में आपको जानना है, यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से जानना है, तो हमारे बैचेस अब तो 2 दिन मेरे ख्याल से कुछ समय रह गया, 21 अप्रैल से हमारा बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। और बैचेस में आप आते हो तो आपको सारा का सारा जो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का एक तरीके से कंफ्यूजन होता है, क्लटर पूरा बना होता है, उसको आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हम आपके लिए कम से कम हाफ डजन से ज्यादा सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पे टेक्स्ट बुक्स को रेफर करते हैं, न्यू मैगजीन्स में या फिर जर्नल्स में जो पब्लिकेशंस आ रहे हैं, रीसेंट एक्सकवेशंस की जो रिपोर्ट आती है, उन सबको हम एक तरीके से समराइज करते हैं और कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में आपके लेक्चर नोट्स में इंक्लूड करते हैं, जो कि आपको अगले दिन तक डिलीवर हो जाता है, ताकि आपकी प्रिपरेशन में, उस जर्नी में कोई भी हॉल्ट ना आए। तो यहाँ पे हमने बात कर ली कि किस तरीके का नेचर है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का, क्या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो पीडीएफ आपको मिलती है, कई बार क्वेश्चंस आते हैं, डीएम्स आते हैं, कोई हमारे एक पन्ने को फाइंड कर पाता है, कोई हमारे दूसरे को। तो कई बार कमेंट सेक्शन में भी लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि टेलीग्राम का लिंक क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो इट्स नॉट फीजिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, हम लोग उस पेज को नहीं गवर्न कर रहे होते हैं, एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं। तो आपके लिए इसीलिए मैंने स्लाइड्स में इंक्लूड किया होता है। टेलीग्राम पे जो सारे मटेरियल्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, जो सारी पीपीटीज होती है, पीडीएफ्स होते हैं, और भी कई सारे इंटरेक्टिव चीजें जो हम वहाँ पे कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, हैंड रिटेन नोट्स कई बार सप्लाई कर रहे होते हैं, कोई नया डाटा रिपोर्ट आता है उसको हम शेयर कर रहे होते हैं, नॉट जस्ट रिगार्डिंग टू एंथ्रोपोलॉजी बट अक्सर जीएस से रिलेटेड भी पोर्शन के लिए या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज भी हम वहाँ पे दे रहे होते हैं। सो दैट यू फाइंड ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड। इसको डालेंगे आप टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में, आपको चैनल मिल जाएगा। और ये आपका यूनिवर्सल कोड है, एप्लीकेबल एट एनी कोर्स एट स्टडी IQ। इसको कोई भी कोर्स में आपको एनरोल करना है, एंट्री लेनी स्टडी IQ में, ठीक है, कुछ भी पढ़ना हो, इस कोर्स को, इस कोड को यूज कीजिए, अस लाइव या यूएस लाइव, और पाइए मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। फॉर दोज हु वांट टू इंटरेक्ट विद अस, कुछ क्वेरीज हैं, पर्सनलाइज्ड डाउट्स हैं, उनको एड्रेस करवाना है, तो ये सेपियंस वर्ल्ड का हमारे इंस्टाग्राम का पन्ना है, SAPIENS, है ना, सेपियंस, होमो सेपियंस वाला सेपियंस, उसको यूज कीजिए, अपने डीएम्स के थ्रू मुझसे अपनी क्वेरीज को यहाँ पे क्लियर करवाइए। नाउ स्ट्रेट अवे जंपिंग टू दी मेन पॉइंट, द मैराथन, जो जर्नी हमें आज करनी है, और वो है क्या? आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। सो बेसिकली आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पे जाने से पहले हमें कुछ बेसिक क्लियर करने चाहिए। इंडियन में तो ठीक था, हम स्ट्रेट अवे जंप करेंगे, क्योंकि इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को, एसोसिएशंस को पढ़ रहे हो आप, तो वो सारी चीजें आपके लिए फिर भी थोड़ी, सोशियो कल्चरल में भी कुछ ऐसी बेसिक्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह मोस्ट ऑफ द थॉट्स में भी आपको पता है, एक बस इतना बताना होता है कि थॉट्स थ्योरीज होती क्या है, वो हमने वहां पे बताया, 1 मिनट का काम है। पर यहाँ पे, और खासकर ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी वाला पार्ट है, आपको क्लियर कराना जरूरी होता है। ट्राइबल में हमने क्लियर कराया आपको कि असल में ट्राइब है क्या, ट्राइब किसको आप बोलोगे, और ट्राइब शेड्यूल ट्राइब से कैसे अलग है, और शेड्यूल ट्राइब पीबीटीजी या फिर पीटीजी से कैसे अलग है। तो पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको देना जरूरी होता है बिफोर जंपिंग इनटू दीज टॉपिक्स, ठीक है। लाइव बैचेस होते हैं तो हम कई सारे एग्जांपल्स और कई सारी केस स्टडीज को यूज करके कई सारे एग्जांपल फ्रॉम द पॉपुलर कल्चर भी यूज करते हैं, ठीक है। मूवीज के एग्जांपल हो गए, क्रिकेट के एग्जांपल हो गए, रिलीजन से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, कई सारे ऐसे एग्जांपल जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हो, उनको यूज करके हम आपको ये चीजें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। दैट इज वेरी नाइस एंड वेरी वेरी गुड फॉर समवन हु इज नॉट फ्रॉम द एंथ्रोपोलॉजिकल बैकग्राउंड। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे आते ही कहाँ से, बाहर के बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी बहुत कम लोग पढ़े होते हैं। तो ग्रेजुएशन लेवल या फिर आप बात करते हो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, बहुत सारे कम इसमें एनरोलमेंट देखने को मिलते हैं। इवन अगर आप टॉपर्स की बात करते हो अक्षर जैन की, तो ही वाज फ्रॉम IIT गुवाहाटी, डिजाइनिंग आई थिंक कोर्स कर रहे थे, फिर वो यहाँ से आते हैं। तो इसी तरीके से कोई मेडिकल बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, बिकॉज दे नो कि ये इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज का बंदा हो, चाहे वो साइंस का बंदा हो। तो इट्स अ ब्रिज बिटवीन ह्यूमैनिटीज एंड साइंस, एंड स्कोरिंग मार्क्स, फेचिंग 325 plus marks is most easy when you follow and choose anthropology as an optional। तो यहाँ पे वही बात हो जाती है कि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पे जाने से पहले आप पढ़ लो कि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है क्या। सिर्फ आर्कियोलॉजी तो आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, ठीक है, हिस्ट्री में भी हो सकता है कि आपको बताया गया हो, पर आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जब बात कर रहे हो तो ये बेसिकली इसका रेल्म क्या है, किस दायरे में चीजों को देख रहे हो। तो इट इज ए स्टडी ऑफ सोशियो कल्चरल बिहेवियर, ठीक है, सोशियो कल्चरल बिहेवियर इन द प्रोटो हिस्टोरिक एंड प्री हिस्टोरिक। यानी प्रोटो हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक हमने कई बार बताया हुआ है, फिर से आपको एक बार बता देते हैं। जिस समय के हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं और आप उसको पढ़ के समझ भी सकते हो कि उसमें क्या लिखा है, ठीक है, इंटरप्रेट किया जा सकता है, उसको डिसाइफर किया जा सकता है, उसको आप क्या कह रहे हो, वो हिस्टोरिक पीरियड होता है। फॉर एग्जाम्पल मौर्यन काल के आपके पास जो रिकॉर्ड्स आप उसको पढ़ समझ सकते हो, फाइयान की बातों को पढ़ सकते हो, यूनसेंग की बातों को पढ़ सकते हो, मेगिस्थनीज की बातों को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से अर्थशास्त्र है आपके पास, उसको पढ़ सकते हो। तो दीज आर व्हाट, दीज आर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जिसके बेसिस पे हिस्ट्री लिखी जाती है।
तो इन सारे डाटा को आप पढ़ सकते हो। इसके बाद के पीरियड में जाओगे तब तो बहुत सारे सोर्सेज आपको देखने को मिल रहा है, अलग अलग रीजनल लैंग्वेज, प्राकृत में आपको देखने को मिल रहा है, पाली में देखने को मिल रहा है, अर्धमगधी में आपको देखने को मिल रहे हैं टेक्स्ट, पर्शियन में मिल रहे हैं, अरेबिक में मिल रहे हैं, कई सारी लैंग्वेज आ रही है, बाद में इंग्लिश लैंग्वेजेस और यूरोपियन लैंग्वेजेस भी आ रही है। तो वो सब आप पढ़ रहे हो, जान रहे हो, डिसाइफर कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, कॉम्प्रीहेंड कर रहे हो। सो दोज ऑल द डाटा एंड एविडेंसेस बिलोंग टू विच पीरियड? हिस्टोरिक। पर इससे पहले एक ऐसा समय आता है हिस्टोरिक पीरियड से पहले जहां के डाटा तो आपको मिल गए, जहां के रिटन रिकॉर्ड्स या कुछ एविडेंसेस लिखित तौर पे आपको मिल गए, ठीक है, पर आप उसको पढ़ के समझ नहीं पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी स्पेन नहीं गए या फिर आपने कभी स्कूलिंग में या किसी भी तरीके से स्पेनिश नहीं सीखी, तो आप कभी जाते हो और आपको किसी शॉप के पास या फिर आप स्पेन ही जाते हो, आपको एक बोर्ड दिखता है बड़ा सा और उसको आप उठाते हो, ठीक है। हो सकता है आपको जो चीज चाहिए, आप वहां पे जाके मान लीजिए आप डोसा ढूंढ रहे हो या फिर आप वहां पे जाके मोमोज खाना चाहते हो और उस बोर्ड के ऊपर यही लिखा है कि इट इज अ मोमोज शॉप और अ डोसा शॉप, डोसा की शॉप है, पर आप स्पेनिश पढ़ ही नहीं सकते तो बता ही नहीं पाओगे। तो वही है कि वो डाटा आपके सामने है, वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, रिटन फॉर्म में है, ठीक है, पर आप उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे हो, डिसाइफर नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको लैंग्वेज नहीं आती, उसकी लैंग्वेज की समझ नहीं है। तो ये तो एक मॉडर्न सेंस में हमने बात की। मॉडर्न लैंग्वेज ऑफ कोर्स सीखना आसान है, गूगल ट्रांसलेट, दुनिया भर के सॉफ्टवेयर्स हैं, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना एक तरीके से दुनिया भर में हाहाकार मचा रहा है, तो अब तो ये चीजें आसान हो गई। पर प्री हिस्टोरिक सोसाइटी ऑफ कोर्स इवन आपका चैट जीपीटी भी उसको अब तक ट्रांसलेट नहीं कर सकता है। तो हमको रिकॉर्ड्स कहाँ से देखने को मिलते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक का बेस्ट एग्जांपल इंडिया में लेते हो अगर आप, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को, हड़प्पन सोसाइटी को आपको कहा जाता है, ठीक है। वहां पे आपको एक दो जगह से वहां पे रिटर्न एविडेंसेस भी मिले हैं। ढोलावीरा की साइड पे जाते हो तो वहां पे आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। एक बोर्ड टाइप का है, साइन बोर्ड टाइप का है, उस पे अक्षर इंगित है। और कई सारे लोग आपके साउथ इंडिया में, कई सारे लिंग्विस्ट हैं, आर्कियो लिंग्विस्ट हैं, वो उसको कई जमाने से समझने की, ट्रांसलेट कर, कई बार उनका दावा है कि वी आर वेरी क्लोज टू डिसाइफरिंग दी इंडस स्क्रिप्ट, पर अभी तक कोई इसके ऊपर कंक्रीट बात नहीं सामने आई है। तो ये आपका प्रोटो हिस्टोरिक होता है कि आपको एविडेंस तो मिल गया रिटन फॉर्म में, पर आप डिसाइफर नहीं करके उसको बता पा रहे हो कि एग्जैक्ट उसमें लिखा क्या है। इससे भी पीछे आप प्री हिस्टोरिक में चले जाते हो, तो जबकि आपके पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं, उसको आप कहते हो प्री हिस्टोरिक। अब इसमें एक टेक्निकल बात है कि ऐसा नहीं है कि उस समय पे के रिटन रिकॉर्ड्स होते ही नहीं है, बस वो रिटन रिकॉर्ड्स आपके पास नहीं है या फिर आपने उसको डिस्कवर नहीं किया हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन मैच्योर फेज का अगर आप बात करते हो तो 1600 यानी कि सॉरी 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक आप टाइम फ्रेम को खींचते हो। कुछ लोग 100-200 साल ऊपर नीचे भी करते हैं, बट दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड टाइमलाइन ऑफ द मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आप रूडिमेंट्री फॉर्म्स को उतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, जो पीक पे नहीं है, उसको भी अगर आप उठा के देखते हो तो 3500 से लेकर के अराउंड 1600 यानी 3500 बीसी से 1600 के आसपास, यानी कि एक समय जब वो उसका बिल्टअप होना शुरू होता है और दूसरी समय जब वो पूरे डिक्लाइन पे जा रही होती है, तो पूरा फेज इन 2000 सालों के बीच में आप देख सकते हो। पर आप उससे भी पीछे अगर जाने की कोशिश करते हो तो आपको रिकॉर्ड्स हो सकता है उस समय के ना अवेलेबल, 11000 बीसी में जाते हो, 12000 बीसी में जाते हो, तो आपके पास मे भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल ना हो। पर ऐसा नहीं है कि हो सकता कि ये इस बात का एविडेंस नहीं है कि उस समय पे कोई लिखता ही ना रहा हो, उस समय पे कोई लैंग्वेज नहीं रही हो, उस समय पे राइटिंग का इन्वेंशन ना हुआ, ये इस बात को नहीं कहता है। ये सिर्फ इस बात को बता रहा है कि आपके पास अभी वो रिकॉर्ड्स नहीं है। ऑफकोर्स आप 1.5 मिलियन साल पहले जाओगे तो जाहिर सी बात है उस समय तो नहीं हुई होगी। उस समय तो इंसान धीमे धीमे इरेक्ट पोस्चर में आना सीख रहा है, फायर को कंट्रोल करना सीख रहा है, कई सारी और चीजें सीख रहा है, क्लोथिंग बना रहा है, ये बना रहा है। राइटिंग और ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो वो नहीं उस समय डिस्कवर हुई होती है। ऑल्दो पेंटिंग्स, मोल्डिंग, ये सारी चीजें जो क्रिएटिव क्राफ्टी चीजें हैं वो इंसान करने लगा होता है। तो इससे हमको क्या पता चलता है? इससे हमको यही पता चलता है कि जिस समय के आपके पास रिटन रिकॉर्ड्स अभी आपको मिले नहीं, उसको हम प्री हिस्टोरिक में कहते हैं। तो इट्स दिस वाज द जनरल सेंस, ये टाइमलाइन का था। तो ये इसी बात को यहाँ पे बता रहा है कि आप सोशियो कल्चरल बिहेवियर को पढ़ते हो, जानने की कोशिश करते हो किस समय के, प्रोटो हिस्टोरिक और प्री हिस्टोरिक पास्ट के। अब कह रहा है कि द आर्कियोलॉजिस्ट डील्स विद सच रिमेन्स फ्रॉम द पास्ट सोसाइटीज सच एज, अब किन किन रिकॉर्ड्स के बेसिस पे डाटा आप रिवील कर रहे हो, क्या क्या आपको मिला जिसके बेसिस पे आप कह पा रहे हो जो बात आपको रखनी है, इंटरप्रिटेशन कर रहे हो किसी चीज को, आप कह रहे हो कि अरे मैंने ये चीज यहाँ पे देखी, इससे मैं ये कंक्लूड करता हूं कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइम के लोग, इस सोसाइटी के लोग फायर को कंट्रोल करना जानते थे, आग को कंट्रोल करना जानते थे, यानी कुकिंग कर सकते होंगे और भी कई सारी चीज कर पा रहे होंगे, ठीक है। इस समय के लोग लिखना सीख गए होंगे, इस समय के लोग बोलना सीख गए होंगे। तो एक तरीके का इंटरप्रिटेशन है, और ये कोई भी चीज जो इंटरप्रिटेशन आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज बेस्ड अपॉन सर्टेन लैंग्वेजेस। और ये लैंग्वेजेस आपको कहां से आने को देखने को मिल रही है? दिस लैंग्वेज आर कमिंग फ्रॉम सर्टेन टूल्स, शेल्टर्स, फूड। क्या आपको क्या एनिमल को खाते थे? एनिमल को खाते हो तो कैसे पता चलेगा?
उनके रिमेन्स, जो साइट है, अभी साइट को भी पढ़ेंगे, छोटी मोटी टेक्निकल वर्ड्स हैं, ऑल्दो वी हैव डिस्कस दिस इन अ वीडियो ऑन यूट्यूब एंथ्रोपोलॉजी सीरीज एट स्टडी IQ, जिसमें हमने क्या देखा था, जिसमें हमने देखा था कि अलग अलग आर्कियोलॉजिकल कंफ्यूजिंग टर्म्स क्या क्या होते हैं, और उसको हमने आपके डाउट्स वहां पे क्लियर किए थे। तो आप चाहो तो उसको भी एक बार रेफर कर सकते हो, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा आई थिंक, पर यहाँ पे भी आपको ब्रीफ वे में समझाने वाला हूँ वो सारे टर्म्स। तो आपको देखने को मिल रहा है कि ऐसी जगहों पे आपको, जहाँ पे इंसान रहते थे, वहां पे एनिमल के बोन्स भी देखने को मिलते हैं। तो इससे दो चीजें होती हैं, एक तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का आपको एविडेंस मिल रहा है कि बहुत सारे तरीके के एनिमल्स जिनको खाया नहीं जा सकता, अगर वो भी प्रेजेंट है तो आपको ये पता चलता है कि वो डोमेस्टिकेट करके रखते थे ना, उनकी इकोनॉमी का एक पार्ट हुआ करता था। और अगर आपको बोन्स के ऊपर या फिर किसी जगह पे आपको इस तरीके के मार्क दिख रहे हो, इंजरी के मार्क्स हो, चोट के निशान हो, ठीक है, जो हो सकता है कि वो हंटिंग करते समय लगाए हो, तीर मारी हो जब, या फिर किसी भी और तरीके से उसको एनिमल को पकड़ा हो, क्या मारा हो, तो उससे आपको क्या पता चलता है कि ये पालन नहीं करते थे, उसको पालते नहीं थे, डोमेस्टिकेट नहीं कर रहे थे, वो हंट करके वहां पे लाए गए थे, वहां पे खाए गए थे। तो इस तरीके के जब आपको एलिमेंट्स मिलते हैं तो इससे आप इंटरप्रिटेशन कर पाते हो। तो ये फूड का भी पता चल जाता है। कई बार पोलेंस जो होते हैं, पोलन जानते हैं आप, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होता है इन्वायरमेंटल चेंजेस के थ्रू। एक आपने पढ़ा होगा 11वीं 12वीं में, जिनकी बायोलॉजी रही होगी, तो उन्होंने पढ़ा होगा कि एक स्पोरोपोलिनिन नाम का एक रीजन या फिर एक केमिकल वहां पे आपका प्रेजेंट होता है, जो इसको पूरी तरीके से रेजिस्टेंट बनाता है किसी भी तरीके के डैमेज से। तो उसके कारण जो पोलन की लाइफ होती है वो बहुत ज्यादा सालों तक रह सकता है, ठीक है। और पेलिनोलॉजी करके एक साइंस है आर्कियोलॉजी के अंदर में, जिससे आप डेट करके बता सकते हो। जैसे कार्बन डेटिंग है, पोटेशियम आर्गन डेटिंग है, वेरियस डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेटिंग्स आर प्रेजेंट, उनके बेसिस पे आप टाइमलाइन डिसाइड कर पाते हो। सिमिलरली पोलन के एनालिसिस से भी आप पहचान सकते हो उस पोलन को कि वो पोलन किस प्लांट का है, किस फ्रूट का है, किस वेजिटेबल का है। तो उस तरीके से आप उस तरीके के फूड, जो वेजिटेरियन डाइट है, उसका भी पता लगा सकते हो। तो ये अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। टूल से आप अलग अलग चीजों को समझ सकते हो। टूल्स का भी इवोल्यूशन आपको देखने को मिलता है। पहले इंसान रूडिमेंट्री फॉर्म में जब उसके पास इतनी समझ नहीं थी, तो वो जो उसके पास, उसको कहाँ रहता, कहाँ था, रिवर्स के बैंक पे रहता था, है ना, रिवर्स के बैंक में, क्योंकि रिवर पानी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है इंसान के लिए, तो अपने शेल्टर्स वहीं बनाता था जहाँ पे इस तरीके के रिसोर्सेज हो। इवन उसमें उसको मछलियां और बाकी चीजें मिल जाती थी, तो उसका फूड भी वहीं को मिल जा रहा है, उसके शेल्टर के लिए भी बेस्ट साइट वहीं पे है, और वहीं पे रहते हैं उसको पेबल्स, स्टोन्स, ये सारी चीजें भी देखने को मिल रही होती है। और उन स्टोन्स को देखता है तो धीमे धीमे ओवर पीरियड ऑफ टाइम, कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, वो उन टूल्स को यूज करके वेपन्स बनाने लगता है, और भी मल्टीपर्पज टूल्स के फॉर्म में उसको शेप करने लगता है उन स्टोन्स को, ठीक है। जिसको आप कभी हैंडेक्स बोलते हो, कभी क्लेवर्स बोलते हो, कभी स्क्रेपर्स बोलते हो, कभी पॉइंट्स बोलते हो, कभी ब्यूरिन्स बोलते हो, कभी ग्रेवर्स बोल रहे होते हो। अपर पीरियड में आते हो आप, न्यूलिथिक की तरफ जाते हो, तो ग्राइंडिंग पॉलिशिंग के साथ भी टेक्निक आपको देखने को मिलती है। तो एक टेक्नोलॉजिकल लेवल पे, टूल टेक्नोलॉजिकल लेवल पे इनोवेशन हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। पहले रूडिमेंट्री पत्थर के ऊपर थोड़ी बहुत टचिंग करके, पहले हो सकता है पत्थर को फेंक के मारो, फिर थोड़े बार सोचा होगा कि पत्थर को अगर हम थोड़ा शार्प कर देते हैं तो इससे हमारी हंटिंग भी आसान हो जाएगी, और अगर आपको जो प्लांट्स है या फिर जो वुडन कोई चीज है उसको आपको खुरतना हो, है ना, उसके ऊपर आपको स्क्रैचिंग करनी हो, तो वो भी आसान हो जाएगा। तो मल्टीपर्पज टूल्स आपको देखने को मिल रहे होते हैं। धीमे धीमे जब इंसान और डेवलप्ड होता है और समझ में आती है उसको ये चीजें, सीख सीख के, प्रैक्टिस के थ्रू, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो टूल्स का भी स्पेशलाइजेशन होने लगता है कि कुछ टूल्स है वो हंटिंग के लिए काम आएंगे, कुछ टूल्स हो सकता है फिशिंग के लिए, कुछ इंप्लीमेंट्स काम आएंगे, कुछ टूल्स हो सकता है आपके कुकिंग में काम आ रहे हो, कुछ टूल्स आपके क्लोथिंग में या फिर एनिमल का मीट जो है टीयर ऑफ करने में काम आ रहे हो, बुचरिंग में आपको हो सकता है कोई टूल्स हेल्प कर रहे हो, ठीक है। कैंपिंग में आपको हो सकता है कोई टूल्स हेल्प कर रहे हो। तो अलग अलग टाइप का स्पेशलाइजेशन भी टूल में आपको देखने को मिलता है। तो वही बात हो रही है कि टूल्स को भी एज एन एविडेंस आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है शेल्टर्स। शेल्टर्स किस तरीके से आपको इंडिकेशन दे सकते हैं किसी भी चीज का, किसी भी चीज का प्रूफ या एविडेंस कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। शेल्टर्स में रहते हो तो ऑफकोर्स वहां पे आप सिर्फ रह नहीं रहोगे, नहीं मूर्ति बन के वहां पे बैठ गए हो, वहां पे आप एक्टिविटीज को परफॉर्म करो। डोमेस्टिक हो सकती है, इकोनॉमिक हो सकती है, सोशियो कल्चर, रिलीजियस हो सकती है, ठीक है। तो उससे ब्यूरियल है, तो उससे आपको कुछ पता चल गया, किसने अपने इंसान को दफनाया हुआ, तो आपको पता चला कि ये दफनाने की प्रथा इस समय से शुरू हुई होगी। दफनाने की प्रैक्टिस देख, तो कई लोग क्राउचिंग पोजीशन में करते हैं, कई लोग क्या होता है हेड बैकवर्ड की तरफ रखते हैं, कुछ लोग हेड फ्रंट की तरफ रखते हैं, कुछ लोग आर्म की जो लेंथ है उसको हाथ को फोल्ड करके चेस्ट के ऊपर रखे होते हैं। तो ऐसी प्रैक्टिसेस पता चलती हैं, है ना। और वो प्रैक्टिसेस अगर किसी और सोसाइटी में मिली तो आपको एक इंटर रिलेशन या फिर पता चल रहा होता है कि कल्चर एरिया कितना बड़ा था, कि यहाँ पे भी सेम तरीके से बरी किया गया और दूसरी जगह पे भी जो लगभग यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है वहां पे भी ऐसे। तो आपको एक एक्सटेंशन पता चल रहा होता है उस कल्चर का। और भी चीज आपको पता चल रही होती है, अगर कई बार ग्रेव गुड्स के साथ, जो बॉडीज है उनको ग्रेव गुड्स के साथ वहां पे बरी किया जाता है, यानी कि दफनाने के समय कुछ चीजें रख जाती हैं, पॉटरी रख देंगे, पॉटरी के अंदर कोई सामान रख देंगे। उससे आप क्या इंटरप्रेट करते हो कि ये सोसाइटी या ये लोग जो थे दे आर बिलीविंग इन लाइफ आफ्टर द डेथ,
मृत्यु के बाद भी जीवन की जो फिलॉसफी है उसमें ऐसे लोग विश्वास रखते हैं। तो ये सारी कई सारे एविडेंसेस आप इंटरप्रेट कर पाते हो। शेल्टर्स में और भी आप देख रहे हो, कोई एनिमल्स को मारा खाया हुआ है तो उसके बोन्स वो लोग क्या करते थे, अंदर ही फेंक देते थे। अगर गुफाओं के पास है तो गुफाओं के अंदर में वो दे यूज्ड टू लिव एट द माउथ ऑफ द केव्स, और वो कोई भी चीज खा रहे होते, कंज्यूम होते तो उसके बाद क्या वो फेंक देंगे, है ना, एज अ बिन, डस्टबिन की तरह यूज कर रहे थे, अंदर की तरफ फेंक देंगे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कल्चरल डिपॉजिट बन जाता था, एक के ऊपर एक वो इकट्ठा होने लगता था। तो उससे आपको कई सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है मील्स की, डाइट्स की, और एनिमल्स दैट यू वर हंटेड एंड कंज्यूम्ड। तो अगर कोई डिबेट करना चाहे कि ये पर्टिकुलर एनिमल आज के डेट में कोई नहीं खाता, उसको मारना है या फिर वो करना टैबू है, बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है, तो अगर आप देखते हो कि उस रिकॉर्ड में वहां पे सेम एनिमल के कई सारे अवशेष आपको देखने को मिल रहे हैं, लोग यानी कि हंट कर रहे थे, खा रहे थे, तो आपको पता चलता है कि ये जो प्रैक्टिस अभी से आपको देखने को मिल रहा है कि कुछ एनिमल्स को बहुत पवित्र दर्जा दे दिया गया कि उनको आप मार नहीं सकते हो। तो आप कहोगे कि ये थोड़ा रिसेंट पीरियड में आया है, बहुत बाद में आया है, क्योंकि उस सोसाइटी में आप 1000 साल, 1500, 2000 साल पहले जा रहे हो तो लोग उन एनिमल्स को खा रहे, यानी उस समय ऐसे रिलीजियस बिलीफ नहीं थे। तो इसी तरीके से आर्कियोलॉजी आपकी इंटरप्रिटेशन में और प्रेजेंट और पास्ट के बीच में कोरिलेशन एस्टैब्लिश करने में हेल्पफुल होती है। सोशियो कल्चरल बिहेवियर भी आप जानो, सोशियो कल्चरल बिहेवियर किस तरीके से बरी करना, किसी को ग्रेव गुड्स के साथ बरी करना, ये सारी चीजें करना, ये क्या है, ये कल्चर का फिनोमेना, ये एक बिहेवियर है आपका, है ना। नहीं तो किसी को क्या पड़ी है, ऐसे कोई मर गया, इंसान छोड़ के आगे बढ़ जाता है, या फिर उसको कहीं और फेंक दिया उसने, पर ऐसा नहीं होता है ना। आप देख रहे हो कोई बरी कर रहा है, रिचुअल्स के साथ कर रहा है, तो उससे एक सोशियो कल्चर बिहेवियर, सोशियो कल्चर पैटर्न, प्रैक्टिस का पता चल रहा होता है। कई बार नियंडरथल्स की आप बात करते हो, आपसे पहले थे, ऑल्दो जीनस होमो ही था, लेकिन जैसे हम होमो सेपियन सेपियन है, वो होमो निएंडरथैलेंसिस आपको देखने को मिलते हैं। डेनिसोवा की पॉपुलेशन देखने को मिलती है, अलग अलग आपको स्पीशीज देखने को मिल रही होती है बिफोर अस, है ना। उनके बीच में आप देख रहे हो कि वो ऑल्दो 2 लाख साल पुराने स्पेसिमन है, 2 लाख साल पुराने हैं, पर उनके बीच भी फ्लावर्स ऑफर किए गए हैं, जहां पर उनको दफनाया गया है। शानीदार की एक केव है, वहां पे निएंडरथल के बहुत बेहतरीन आपको एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, और वहां पे हमने डिस्कस भी किया आई थिंक। और वहां पे लोग ने फ्लावर की ऑफरिंग, वो कैसे पता चला कि फ्लावर की ऑफरिंग थी, पोलन का एनालिसिस किया गया, जैसे हमने बात की ना कि वहां पोलन मिल गया, तो पोलन मिला, पोलन ग्रेन की आपने एनालिसिस किया, आपको पता चला कि ये जैस्मिन का है या फिर इस चीज का है, तो उससे आपको पता चला कि अच्छा यहाँ पे फूल चढ़ाए गए हुए। कई जगहों पे अजीब अजीब तरीके से बियर के हेड जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस करके रखे होते हैं, ठीक है, और उसके साथ कुछ रिलीजियस चीजें भी एसोसिएटेड होती है, तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे कुछ रिलीजियस टैबू, टोटेम या फिर ब्लैक मैजिक का कॉन्सेप्ट इनके बीच में प्रिवलेंट रहा होगा। तो इसी तरीके से आप हिस्टोरिकल सेंस में एविडेंसेस को देखते हो, कलेक्ट करते हो, पढ़ते हो, और फिर इंटरप्रेट करते हो कि उसके क्या मायने हो सकते हैं, क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है। तो आई होप आई एम क्लियर विद दैट पार्ट। ये बेसिक आपका फॉर्म हो गया होगा। इन द नेक्स्ट लाइन इज सेइंग दीज रिमेन्स आर द टर्म्ड एज, अब इन रिमेन्स को आपको जो मिलते हैं उसको आप कहते क्या हो, इनको आप कहते हो दीज आर आर्टिफैक्ट्स। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि आर्टिफैक्ट होता क्या है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है इवन आर्कियोलॉजिस्ट को भी, जब इनिशियल फेज में वो लोग होते थे। आर्टिफैक्ट्स आर बेसिकली एनीथिंग जिसके ऊपर आप कह सकते हो कि ह्यूमन के एक्शन को प्रूव किया जा सकता है, ह्यूमन एजेंसी को या ह्यूमन की वर्कमैनशिप को, जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप प्रूव कर सकते हो उसको आप कहोगे कि वो आर्टिफैक्ट है। अगर आज से 1000 साल बाद ये आपको मार्कर या पेन या स्टाइलिश वहां पे देखने को मिलता है किसी रिकॉर्ड में, तो आप इसको देखते हो, कहते हो कि ये यहाँ पे टिप बनी हुई है, इसके अंदर इंक भरी हुई है, पूरा इसका जो ढांचा है वो बनाया गया है, वो प्राकृतिक नहीं है, इट इज नॉट नेचुरल, somebody has worked upon it, and who has worked upon it, of course human beings have worked upon it, so it will be termed as an artifact। ये बोर्ड आपको देखने को मिलता है, और अगर of course अब से 500 साल बाद ये ऐसी हालत में नहीं रहेगा, पर जो इसको समझ पाएगा कि ये क्या रहा होगा तो वो समझ पाएगा कि इस पे किसी ने काम किया हुआ था, ठीक है। तो ये जब आप ह्यूमन एजेंसी, ह्यूमन की क्राफ्टिंग और वर्कमैनशिप को स्टैब्लिश करते हो किसी भी आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में मिले हुए एविडेंस के पास, कलेक्टिबल के पास, तो आप कहोगे कि उसको हम आर्टिफैक्ट कहेंगे। इसके अपोजिट कई सारी चीजें होती हैं जिसको आप ह्यूमन वर्कशिप को नहीं कर सकते। ऐसे ही एक सवाल उठता था, उसको इयोलिथ्स कहा जाता था। ये ऐसे पत्थर होते थे जिनको अर्लियर बिलीव किया गया कि ये ह्यूमंस ने बनाए हैं, और इसकी डेट बहुत पुरानी थी, तो लोगों ने कहा अच्छा इंसान लगभग 25 लाख साल पहले से हथियार बना रहा है या फिर 50 लाख साल पहले से हथियार बना रहा है। फिर बाद में जब कई आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर ये जो निशान बने हैं, जो मार्क बने हैं, ये जो पॉइंटेड हो गया है वो ह्यूमन की वजह से हुआ है। कई बार रिवर अपने फ्लो की वजह से या फिर टकराव की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, कोलिजन की वजह से इस तरीके के मार्क्स आ जाते हैं। तो कैसे आप कहोगे कि कोई चीज नॉन आर्टिफैक्ट है या फिर इयोलिथ है, और कोई चीज आर्टिफैक्ट है, या फिर इयोलिथ आर्टिफैक्ट है कि नहीं है? ऐसे जवाब देने के लिए आप पैटर्नाइजेशन का और मेमोरी ऑफ नेचर के फिनोमेना का हेल्प लेते हो कि नेचर की कोई आप देखते हो मेमोरी नहीं होती है, तो कोई भी चीज जो नेचर के थ्रू हो रही है,
ईओलिथ को कहा जाता है कि वो नेचर के थ्रू हुआ है, कि कोई रिवर जा रही होगी, कोई कंकड़ है, पत्थर है, वो आपस में टकरा के उनके ऊपर ऐसे मार्क आ गए, इंसान ने नहीं बनाया। तो नेचर के पास मेमोरी नहीं है, तो वो उसी तरीके से रिपीटिशन नहीं कर सकती। यानी कि अगर किसी चीज के लेफ्ट हैंड में यहाँ पे आपको पॉइंटेड दिख रहा है और लेफ्ट हैंड पे कोई पर्टिकुलर मार्क है, और उसी के बगल में दूसरा पत्थर, उसके ऊपर वो मार्क नहीं है, तीसरे पत्थर के ऊपर भी मार्क नहीं, सब आपस में अलग अलग है, तो उससे आपको क्या पता चल रहा है कि वो कहोगे कि नेचर का है, ये एक्शन नेचर का है। क्यों? क्योंकि नेचर की मेमोरी नहीं होती, तो वो चीजों को रिपीट नहीं कर सकती। जबकि ह्यूमन के टूल जब आपको मिलते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, अगर वहां पे एक्स मिला है, हैंड एक्स मिला है, तो उसकी एक पर्टिकुलर शेप या कुछ होगा, हो सकता है ट्रेपीजियम मिला है ना, तो वो ट्राइंगुलर शेप का हो सकता है। इस तरीके के आपको लांसियोलेट कुछ पत्थर मिलते हैं, कुछ कॉर्डेट पत्थर मिलते हैं जो ह्यूमन के हार्ट की तरह आपको देखने को मिल रहे होते हैं। तो सबका एक पर्टिकुलर शेप होता है और आसपास जितने पत्थर होते हैं उनका मोर और लेस सिमिलर डिजाइनिंग होता है। तो उससे आप क्या कह रहे हो कि ये सेम डिजाइन देखने को मिल रहा है, यानी कि किसी ने रिपीट किया है, कोई जेन्युइनली बनाया है, इसीलिए वो आर्टिफैक्ट है। और नेचर के पास क्योंकि मेमोरी नहीं है, इसीलिए उसने एक बार एक पत्थर को लेफ्ट से घिसा, दूसरी तरफ दूसरी बार फ्लो कहीं और से या फिर किसी और तरफ से कोलिजन हुआ, तो राइट की जगह लेफ्ट हो गया, लेफ्ट की जगह राइट हो गया। तो इसीलिए मेमोरी नहीं, इसलिए रिपीटेशन नहीं होता, इसलिए आप कहोगे कि वो नॉन आर्टिफैक्ट्स है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर व्हाट इज आर्टिफैक्ट। और आर्टिफैक्ट का यूज क्या होता है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट। उससे आप पुराने समाज को, पुरानी सोसाइटी को, उनकी एक्टिविटीज को, उनके बिहेवियर को इंटरप्रेट करते हो, रिकंस्ट्रक्ट करते हो, है ना, जीवंत कर देते हो, यू ब्रिंग इट टू लाइफ। नेक्स्ट क्या बात हो रही है? एट द सेम टाइम इवोल्यूशन ऑफ प्री हिस्टोरिक कल्चर। इवोल्यूशन ह्यूमन का नहीं है ना, ह्यूमन का इवोल्यूशन आप कहां पढ़ रहे हो? प्राइमेटोलॉजी देख रहे हो आप, ठीक है, पेलेंटोलॉजी देख रहे हो, वहां पे ह्यूमन का प्रोग्रेशन देख रहे हो। तो यहाँ पे प्री हिस्टोरिक कल्चर और सोसाइटीज का प्रोग्रेशन देख रहे हो। पेलियोलिथिक कल्चर है, पेलियोलिथिक कल्चर के अंदर भी लोअर मिडल अपर है, ठीक है। उसके बाद मीजोलिथिक आ जाती है, मीजोलिथिक के बाद नियोलिथिक आ जा रही है, कैल्कोलिथिक सोसाइटीज आ रही है, आपको आयरन एज कल्चर आपको देखने को मिल रहा होता है। तो ये एक प्रोग्रेशन आपको बताया गया है और दिखाया गया है। तो वहीं उसी प्रोग्रेशन की बात हो रही है कि वो कैसे इवॉल्व होते हैं और हर स्टेज के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक क्या देखने को मिलता है। तो ये पर्टिकुलर बात होगी आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट टर्म जो एसोसिएटेड आपको पता होना चाहिए, साइट्स। जिन जगहों पे ये आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं उनको यूजुअली आप साइट्स कह सकते हो, पर जरूरी नहीं है कि हर जगह पे जो जहां पे आर्टिफैक्ट हो उसी को साइट कहें, इसीलिए साइट्स को अलग अलग डोमेन्स में बांट दिया गया। ये भी हमने डिस्कस किया है इन वन ऑफ आवर वीडियोज ऑन स्टडी आईक्यू एंथ्रोपोलॉजिकल प्लेलिस्ट, वो आप फाइंड करके उसको देख सकते हो अगर डिटेल में जानना हो तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहीं पर रह रहा है ह्यूमन बींग्स, तो उसको आप क्या कहोगे? दिस दैट साइट एज हैबिटेशन साइट। वहां पे कोई किसी का इनहैबिट कर रहा था कोई इसको, तो वो हैबिटेशन साइट। इसी साइट पे हो सकता है इंसान जानवरों को मारता हो, है ना, उसकी बचरिंग आपको देखने को मिल रहा है कर रहा हो, तो उसको आप कहोगे वो किल साइट है। कुछ साइट्स आपको देखने को मिलती है जहां से इंसान रॉ मटेरियल या फिर माइनिंग जहां पे हो रही हो, तो उसको आप कहोगे क्वेरी साइट्स है वो, जहां पे माइनिंग का काम हो रहा है या फिर किसी चीज को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स को निकाला जा रहा हो, ठीक है। प्रेजेंट में आप देखते हो डेक्कन रीजन में कई सारे आपके हैं, या फिर छोटा नागपुर प्लेटियो की बात कर रहे हो तो इस तरीके झारखंड में कई है ना, ये आपको रिच देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में जगह है। तो यहाँ से जिन चीजों को फाइनल प्रोडक्ट को तैयार करना है उसके लिए जो जरूरी चीज है, जो रॉ मटेरियल, उसको आप यहाँ से निकाल लेते हो, तो वैसी साइट्स को क्वेरी साइट कहते हैं। और जहां पे फाइनली मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहां पे बनाया जा रहा है ना, उसको आप क्या कहते हो? वो फैक्ट्री साइट्स हो जाती हैं। ये सब टेक्निकल टर्म्स है, इससे हट के भी कुछ लोग अलग टर्म्स को देते हैं जो कि आप इनके अंदर नहीं गिनते हो, अलग से उसको गिन सकते हो, इसलिए अलग कलर से उसको हम यहाँ पे दिखाते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ साइट्स को आप क्या कह सकते हो? कल्चरल साइट्स कह सकते हो, या फिर आप कह लो बेस्ट रिलीजियस साइट्स, है ना। आपने कहा कि वो साइट्स क्या है? वो रिलीजियस साइट्स है। क्यों? क्योंकि आपको वहां पे एविडेंसेस इस तरीके के मिल रहे हैं कि आप कहो कि यहाँ पे कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही थी। तो दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ साइट्स। आई होप साइट्स इज क्लियर टू यू, इयोलिथ इज क्लियर, आर्टिफैक्ट्स हो गया, आर्कियोलॉजी और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या है और उसका काम क्या है, ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। जो लेयरिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, बाकी तो हमारे लाइव बैच में तो आपको सारी चीज हम अच्छे से स्पून फीडिंग के थ्रू विद आवर हैंड रिटन नोट्स, लेक्चर नोट्स, पीपीटीज, मटेरियल, रिसोर्सेज, लेटेस्ट अपडेट्स एंड न्यूज, क्वेश्चन आंसर्स, मॉडल क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, ये सब आपको वहां पे मिल रहा होता है। पर अभी हमारे पास समय कम है और उस कम समय में से भी वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 30 मिनट्स। तो अच्छा खासा सेगमेंट, अगर आप बात करते हो 90 या 100 मिनट्स का, तो उसमें से 30 मिनट खत्म हो चुका है, आपके बेसिक्स पर क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर हम आसानी से आपको ले चल सकते हैं कि अलग अलग बातें क्या कही हुई है। सबसे पहले अगर आप यहाँ बात करते देखते हो तो क्रोनोलॉजी की बात की हुई है।
हमारे गृह मंत्री भी साहब भी इसकी बात करते हैं, कहते हैं क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। क्रोनोलॉजी को आप समझ गए तो काफी चीज समझ में आ जाती है। तो क्रोनोलॉजी को हम भी समझेंगे। क्रोनोलॉजी है क्या? किसी भी चीज का सीक्वेंस। कल्चर है तो उसका सीक्वेंस, ह्यूमन सोसाइटीज है उसका सीक्वेंस, किस तरीके से प्रोग्रेशन चल रहा है, पहले कौन बाद में कौन। वो आप कैसे जानोगे? वो आप डेटिंग के थ्रू जानते हो। डेटिंग वो टिंडर वाली डेटिंग नहीं है, उस पर कंफ्यूज मत होइए, है ना। वैसे भी फैब बीत चुका है अभी, इस समय जो डेटिंग होगी उसमें आप अप्रैल फूल नहीं भरोगे। तो बेटर टू फोकस ऑन दी एकेडमिक डेटिंग रेदर देन दोज टाइप ऑफ डेटिंग। ठीक है, तो यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि डेटिंग की बात है। डेटिंग एक वो प्रोसेस है जिससे आप किसी भी चीज के समय को पता लगा सकते हो कि वो किस काल का होगा। ठीक है, विच टाइमलाइन को आप वहां पे एड्रेस कर रहे होते हो कि बिलोंग टू अ पर्टिकुलर पीरियड, वो पीरियड कौन सा रहा होगा। और आप क्यों जानना चाहते हो? आप जानना चाहते हो ताकि आप प्रोग्रेशन बता सको कि पहले कौन आया, बाद में कौन आया, कौन सी चीज ज्यादा एडवांस है, कौन सी ज्यादा प्रोग्रेसिव और कौन सी चीज है लेस एडवांस या लेस प्रोग्रेसिव, और उसको आप एक कल्चरल सीक्वेंस के वे में ले जा सको। ठीक है, तो डेटिंग भी जो आपको देखने को मिलती है वो अलग अलग मेथड्स में, अलग अलग टाइप्स में बढ़ जाती है। एक होती है आपकी रिलेटिव डेटिंग, और दूसरी आपकी जिसको आपने नाम सुना होगा एब्सोल्यूट डेटिंग। रिलेटिव डेटिंग क्या होता है? इसको जानने से पहले आप एक जो प्रिंसिपल है कुछ क्रोनोलॉजी के या फिर डेटिंग के, उसको जान लीजिए। पहला है प्रिंसिपल ऑफ सुपर इंपोजिशन। पी ऑफ एस लिख देते हैं, बहुत बड़ा नाम है, क्या इतनी जगह नहीं, अब जगह आपकी कम पड़ जाएगी। और एक आपको देखने को मिलता है स्ट्रेटोग्राफी। स्ट्रेटोग्राफी ये आपको ये सिद्धांत दोनों आपस में क्या बता रहे होते हैं? ये कह रहे होते हैं जब आप कहीं पे एक्सकवेशन करना शुरू करते हो, व्हेन यू डिग अ पर्टिकुलर स्पेस, आप जहां पे खड़े हो, मान लीजिए अपने घर में हो तो घर के बाहर जाइए और वहां पे फावड़ा लेके या फिर एक्स लेके कुछ भी लेके कोई इंप्लीमेंट लेके आप खुदाई करना शुरू कर देते हो। यू स्टार्ट डिगिंग दैट स्पेस। तो जो चीजें आपको पहले देखने को मिलती हैं उसको आप कहोगे कि ये अर्लियर लेयर है। मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर ट्रैक्ट है, ये आपके घर के बाहर की जमीन है, ये इसके ऊपर आप यहां पे खड़े हो, ठीक है, और आपके हाथ में एक इंप्लीमेंट है कोई, और इसके थ्रू आपने यहाँ पे डिगिंग शुरू कर दी। स्टार्टेड डिगिंग दैट स्पेस। पहले दूसरा कर लें। आपने डिगिंग शुरू कर दी तो ये अलग अलग लेयर्स में आपके, पहले आप यहां तक खुदाई किए, फिर आपने यहां तक डिग किया, फिर आपने यहां तक डिग किया, इस तरीके से आप डिगिंग करते ले आते हो। तो ये लेयर्स हैं, एक स्ट्रेटा के तौर पे आप इसको देख रहे हो। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, एंड फर्दर ऑन। ठीक है, तो इसमें आप कहोगे जो लेयर सबसे ऊपर है, जो स्ट्रेटा सबसे ऊपर है, उसको आप कहोगे कि वो सबसे रिसेंट है, सबसे नया है। क्योंकि जो चीज आपको सबसे नीचे देखने को मिल रही है, ये सिद्धांत बताता है सुपर इंपोजिशन का कि वो नीचे रह जाएगी, जो पुरानी चीज होगी वो नीचे रहेगी और नई फॉर्मेशन, नए लेयर्स जो होंगे वो ऊपर आएंगे, डिपोजिशन उसके ऊपर होने लगता है। ठीक है, नए कल्चर जोन्स बनने लगते हैं। तो इस तरीके से जो पांचवा वाला होगा इसको आप कहोगे कि दिस वन इज दी ओल्डेस्ट स्ट्रेटा और लेयर, या फिर इस समय पे आपको जो भी यहाँ पे इन सारे लेयर्स में आप सिर्फ मिट्टी नहीं मिल रही है, यहाँ पे डिगिंग करोगे तो आपको अलग अलग, कई बार देखते हो कि आप यूजुअली घर के सामने, अब तो पता नहीं, पुराने समय में डिगिंग करते थे, सिक्के मिल जाते थे, पैसे मिल जाते थे, कई बार लोहे के कुछ कोई चीज आपको देखने को मिल जाता था ना। तो क्यों होता था? क्योंकि वहां पे वो पड़े रह जाते थे, गिर जाते थे किसी से, उसके ऊपर मिट्टी आई, कवर हो गया, फिर उसके बाद कहीं पेड़ उग गया है, कुछ हो गया, इस तरीके से वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहां पे होता रहता है। ठीक है, कई बार हड्डियां मिल जाती, हो सकता है कोई एनिमल वहां पे मर गया हो, दफन हो गया हो, ठीक है, किसी ने दफना के वहां पे रखा हो, सीआईडी वाले अक्सर जाते हैं ना, वो देखते हैं, पूरी जमीन को खोदते हैं, वहां पे लाश उनको निकल जाती है। तो इस तरीके से यहाँ हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। ये हम जो ग्रीन से यहाँ पे अभी बना रहे हैं, ये आपके, इनको आर्टिफैक्ट अभी समझाया ना, इनको समझ लो आर्टिफैक्ट्स है या एविडेंसेस है। फॉसिल्स हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। ये मान लीजिए जो हरे वाले हैं इसको हम कह देते हैं कि ये सारे आर्टिफैक्ट्स हैं। एक और कलर ले लेते हैं और कह देते हैं ये पिंक पिंक में जो है ये फॉसिल्स हैं। तो आपको आर्टिफैक्ट फॉसिल्स मिलने और दोनों का यूज हो जाता है जब आप आर्कियोलॉजिकल डेटिंग की बात कर रहे होते हो। तो इस तरीके से आप कहोगे कि जो फॉसिल्स या फिर जो आर्टिफैक्ट आपको लेयर या स्ट्रेटा 5 में मिले, दे आर ओल्डर देन द वंस फाउंड इन द फर्स्ट लेयर या फर्स्ट स्ट्रेटा। तो सबसे ऊपर जो है लेयर में आपके सबसे करीब जो है वो सबसे रिसेंट है, और जो सबसे नीचे आप खुदाई करते हुए मिलता है वो लेटेस्ट है। बहुत सिंपल सी बात है, और इसको आप इन्हीं दो सिद्धांत के अंदर में पढ़ लेते हो, सुपर इंपोजिशन का और स्ट्रेटिग्राफी का जो सिद्धांत यहाँ पे है, या फिर प्रिंसिपल जिसको आप कह रहे हो। सो आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। अब आप डेटिंग को पढ़ते हो तो डेटिंग दो तरीके की है, एक रिलेटिव है, एक एब्सोल्यूट है। रिलेटिव जैसे कि टर्म्स आपको पता चल रहा है, इन रिलेशनशिप टू अदर, इन कंपैरिजन टू अदर। आपके क्लास में दो बच्चे हैं, ठीक है, और दोनों एग्जाम में फेल हो जाते हैं, या फिर आप कह लो पेसिमिस्ट तो कह दो फेल हो जाते हैं, ऑप्टिमिस्ट तो कह दो दोनों टॉप करते हैं।
तो दोनों ने टॉप किया, दोनों गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो आप देखोगे कि या फिर दोनों के डिस्टिंक्शन वाले नंबर आते हैं ना, यूजुअली 85% डिस्टिंक्शन माना जाता है, तो दोनों का आप कह रहे हो कि दोनों डिस्टिंक्शन वाले हैं या फिर दोनों फेल हो गए। तो फेल होने का क्राइटेरिया मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे 33% है, 33%। तो आपको इतना तो पता है कि 33% के नीचे आए हैं दोनों बच्चों के, या फिर डिस्टिंक्शन है तो 85% के ऊपर आए हैं। पर किसके कम आए हैं, मान लीजिए एक राम है और एक श्याम है, तो राम श्याम दोनों फेल हुए, तो राम और श्याम में से राम के अगर 31 आए हैं और श्याम के 29 आए हैं, तो आप रिलेटिवली कहोगे कि राम हैज स्कोर्ड वेल, ऑल्दो बोथ हैव फेल्ड बैडली, बट स्टिल राम हैज स्कोर्ड वेल देन इन कंपैरिजन ऑफ श्याम। ये रिलेशन एक कंपैरिजन है इन कंपैरिजन टू ईच अदर। डिस्टिंक्शन की बात करो तो राम के मान लीजिए आए हैं 86 और श्याम के आए हैं 92, तो अगेन श्याम हैज स्कोर्ड वेल इन कंपैरिजन टू राम नाउ। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर रहे होते हो। तो आर्कियोलॉजी में भी आप कहते हो, डेटिंग कर रहे होते हो कि ये दोनों आर्टिफैक्ट हमको मिल गए, ठीक है। अब इन दोनों में ज्यादा पुराना या ज्यादा नया कौन सा, ये आपको बताना होगा। विच वन इज मोर ओल्डर एंड विच वन इज मोर रिसेंट। तो ये आप बता रहे हो, यहाँ पे एग्जैक्ट डेट को आप नहीं बता पा रहे हो, एग्जैक्ट टाइम पीरियड को नहीं बता पा रहे हो। यू कैन ओनली स्ट्रेस, यू कैन ओनली मेक आउट कि विच वन इज मोर ओल्डर, विच वन इज नॉट दैट मच ओल्डर। तो दो पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट मिले या फिर 5 या 10 मिल गए, उनको ही आप कंपेयर करके बता रहे हो। आप ये नहीं कह सकते कि ये 2000 साल पुराना है, 3000 या 4000 पुराना है। तो दैट इज रिलेटिव डेटिंग फॉर यू। यू कैन डेट थिंग्स रिलेटिवली हियर, ठीक है। तो इन कंपैरिजन ऑफ ईच अदर की बात होती है, और ये भी सुपर इंपोजिशन और जो स्ट्रेटिग्राफी का फिनोमेना है उसके ऊपर है। आप कैसे बताओगे कोई चीज रिलेटिवली ज्यादा है, दो चीज मिले तो आप सुपर इंपोजिशन का प्रिंसिपल लगाए, एक आपको लेयर 2 में मिलेगी और एक लेयर 4 में मिलेगी, तो आप कहोगे लेयर 4 वाली ज्यादा ओल्डर है। आप ये तो नहीं बता पा रहे हो कि लेयर 4 जो है वो किस साल की है, कि किस पीरियड की है, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, पर आप ये जरूर बता पा रहे हो कि दोनों में से ज्यादा नया कौन है, ज्यादा पुराना कौन है। अगेंस्ट दिस देयर इज एब्सोल्यूट डेटिंग। एब्सोल्यूट डेटिंग में आप टाइम पीरियड को पता कर पा रहे हो। एग्जैक्ट डेट मोस्ट ऑफ द एब्सोल्यूट डेटिंग में नहीं पता चलता, एग्जैक्ट मंथ, एग्जैक्ट डेट ये आपको नहीं पता चल होता है, पर एक टाइम फ्रेम आपको पता चल जाता है, मिडल, लोअर, अपर, एक, क्योंकि ब्रॉडर सेंस में ब्रॉडर टाइम पीरियड आपको पता चल जाता है, आप उसमें इसको लोकेट कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल लोअर या फिर कोई ग्लेशियल पीरियड है, उसको आप बता सकते हो वहां पे, ये इस पर्टिकुलर ग्लेशियल पीरियड में ये फॉसिल वहां पे था। दोनों में यहाँ पे आप एब्सोल्यूट में देखते हो तो अलग अलग तरीके की डेटिंग होती है, जो ऑल्दो यहाँ पे बताएंगे तो हम एक पूरी क्लास से ज्यादा लगता है सिर्फ एब्सोल्यूट डेटिंग को समझाने में, है ना। डेटिंग ही मेरे ख्याल से अराउंड 1.5 और 2 लेक्चर्स लेती है, यानी कि अराउंड 3 to 5 आवर्स आपके इसमें जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ वी आर ड्वेलिंग इन। तो अगर आप बात करते हो एब्सोल्यूट डेटिंग की, तो वहां पे आपको पोटेशियम आर्गन का मेथड आपको देखने को मिल रहा है, कार्बन डेटिंग की आपके मेथड आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके के मल्टीपल टाइप के थर्मोल्यूमिनेसेंस का है, कई चीज जो है वो एक तरीके से थर्मल एनर्जी को रेडिएट करती है, ठीक है। उनमें से आपको ल्यूमिनेसेंस यानी कि रोशनी आपको देखने को मिलती है जब व्हेन यू हीट देम। तो थर्मली जब आप किसी चीज को हीट कर रहे हो तो वो एक लाइट को प्रोड्यूस कर रही है, लाइट को एमिट कर रही है, और उसके बेसिस पे आप बताते हो, डेटिंग करते हो, तो वो थर्मोल्यूमिनेसेंस की आपकी प्रोसीजर। वर्ब एनालिसिस आपका एक फिनोमेना होता है, उसको भी आप वहां पे पढ़ रहे होते हो। तो इस तरीके से मल्टीपल टाइप ऑफ डेटिंग टेक्निक्स अंडर एब्सोल्यूट डेटिंग प्रेजेंट होती है। डेंडोक्रोनोलॉजी की अब बात करते हो, पेड़ों के जो छल्ले होते हैं, जो एनुअल रिंग्स होती है, बॉटनी जो पढ़े हैं वो इस चीज को समझ रहे होंगे। एनुअल रिंग जो सेकेंडरी ग्रोथ की आप बात करते हो, तो एनुअल रिंग का फॉर्मेशन जो होता जा रहा है उसके बेसिस पे आप बात कर सकते हो कि वो किस पीरियड का होगा। पेलिनोलॉजी की बात करते हो, सॉइल एनालिसिस कर रहे होते हो, सॉइल को आप पढ़ के देख रहे होते हो। पॉलन ग्रेन्स की अभी हमने बात की, पॉलन ग्रेन्स को आप पढ़ के समझ रहे होते हो। तो ये सारी की सारी आपकी डेटिंग के अंदर में आ जाती है, और इसके बेसिस पे आप एविडेंसेस को टाइम पीरियड के अंदर में लोकेट कर रहे होते हो। नेक्स्ट यहाँ पे डेटिंग की बात जब हो गई, तो अब आता है कल्चरल इवोल्यूशन का फिनोमेना। अब कल्चरल इवोल्यूशन का फिनोमेना, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर इज कि आपके दो तरीके से बता सकते हो या दो तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। जो पेपर 1 में आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज अंडर व्हाट, दैट इज अंडर जर्नल आर्कियोलॉजी। दोनों पेपर में आपको, हमने हमेशा कहते हैं कि आर्कियोलॉजी में एक खास बात है कि इट इज प्रेजेंट इन बोथ ऑफ द पेपर्स, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। पेपर वे में ये एक जनरल सेंस में यहाँ पे बात हुई है कि पेलोलिथिक कल्चर है तो पेलोलिथिक कल्चर है क्या, मीजोलिथिक है तो मीजोलिथिक क्या है, नियोलिथिक है तो नियोलिथिक क्या है, कैल्कोलिथिक कल्चर या जिसको चैल्कोलिथिक भी कुछ लोग बोलते हैं वो क्या है आपका, आयरन एज के समय में क्या होते हैं, मेगालिथ्स क्या होते हैं। तो एक जनरल कनोटेशन में चीजों को एक्सप्लेन कर रहा होता है, यूरोपियन सेंस में भी बातें कर रहा होता है, ठीक है। पर जब आप पेपर 2 में आते हो तो पेपर 2 आपको देखने को मिल रहा है वो इंडियन इन नेचर है। पेपर 1 को हम जनरल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं एक तरीके से, और पेपर 2 को जो है दैट इज एंथ्रोपोलॉजी ऑफ इंडिया, जिसके अंदर में इंडियन एंथ्रोपोलॉजी भी आ रही है, ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी भी आ रही है, और इंडियन आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी आ रही है।
इंडियन आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो हम कह रहे हैं तो मतलब ये है कि हम जिन एविडेंसेस, जिस पेलियोलिथिक सोसाइटीज, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, इन सबको पढ़ रहे हैं, दैट वी आर स्टडिंग एंड रीडिंग इन द सेंस ऑफ इंडिया एज अ कंट्री। ठीक है, जियोग्राफिकल लिमिट जो इंडिया की होती है उसके अंदर हम इन सारी चीजों को पढ़ रहे होते हैं। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब कल्चरल इवोल्यूशन पे हम सीधे चलते हैं, अलग अलग स्टेजेस को समझ लीजिए। आपको यहाँ पे ब्रॉडर आउटलाइंस भी है। हम अक्सर कहते हैं ना कि एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस के बारे में एक बहुत अच्छी चीज है कि इसने आपको बताया कि आपको क्या पढ़ना है। अगर आपसे जनरली कोई कहता है कि जनरल आर्कियोलॉजी पे जाओ तो 50 तरीके के तो नियम सिद्धांत है जिसके बेसिस पे आप पढ़ते हो, अलग अलग टाइप के आर्टिफैक्ट्स हैं। इवन आर्कियोलॉजी की भी आपको ब्रांचेस पढ़नी पड़ती हैं। अभी भी हम आपको ब्रीफली बता सकते हैं आर्कियोलॉजी को एज अ जनरल अगर आप बात करो, यहीं पे इसी स्लाइड पे है ना, तो आर्कियोलॉजी भी अलग अलग टाइप में आपकी आ जाती है। एक तो जनरल आर्कियोलॉजी है जो यूजुअली आपको देखने को मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ द नोशन के ऊपर आप बात करो, सिद्धांतों के ऊपर बात करो, है ना, थियोरेटिकल एस्पेक्ट में बात करो, तो आर्कियोलॉजी भी अलग अलग समय से गुजरी है। पहला एक हिस्टोरिकल पीरियड होता है जहां पे चीजों को सिर्फ ढूंढा जाता है, पढ़ा जाता है, वो क्या है उसको कलेक्शन की तरह म्यूजियम में या फिर किसी जगह पे रख दिया जाता है संभाल करके, प्रिजर्व करके। तो एक हिस्टोरिकल अप्रोच होती थी, अर्ली अप्रोच देखने को मिलती है। उसके बाद एक प्रोसेसुअल अप्रोच आती है कि कोई भी चीज कैसे है, ठीक है, वाई ढूंढने लगते हैं। सबसे पहले आप बात कर रहे हो कि जब हिस्टोरिकल अप्रोच थी सिर्फ एच लिख दें तो चलेगा, आपको देख रहे होगा ना, है ना। दूसरी आपको देखने को मिलती है प्रोसेसुअल, और तीसरी और लास्ट जो है वो है आपकी पोस्ट प्रोसेसुअल, पीपी। ठीक है, पान पराग मत इसको समझिएगा। सबसे पहले आपको देखने को क्या मिल रहा है कि आर्कियोलॉजिकल अप्रोच के अंदर में आप क्या कहते हो इसको, कि यहाँ पे सॉरी जो हिस्टोरिकल आपकी आर्कियोलॉजिकल अप्रोच है वहां पे आप सिर्फ चीजों का व्हाट फाइंड कर रहे हो, कि व्हाट यू हैव डिस्कवर्ड, व्हाट थिंग इज इट। कुछ मिला आपको, उसने कहा ये क्या है भाई, ये क्या मिला। तो पहले लोग बहुत इंक्विजिटिव होते थे। अर्ली पीरियड में कोई भी चीज जो मिलती है, कोई भी ब्रांच जब एक तरीके से डेवलप कर रही होती है, अपने इनिशियल फेज में होती है, तो चीजों को सिर्फ क्या मिला, क्यों मिला, कैसे, ये सब ये सिर्फ क्या तक सीमित रहती है। और क्या पता चल गया तो उसको प्रिजर्व करके एक म्यूजियम में कहीं संग्रहालय में संभाल के रख दो, तो वहां पे आपको व्हाट पता चलता था हिस्टोरिकल चीज। ठीक है, प्रोसेसुअल में आते हो तो प्रोसेसुअल के जो ऑथर्स थे या प्रोसेसुअल के जो फाउंडिंग फादर्स थे, वो चीजों का हाउ जानने की कोशिश करने लगे कि वो चीज है तो कैसे है। कोई पॉटरी आपको एक पर्टिकुलर मिली, आज की पॉटरी पहले की पॉटरी बहुत अलग थी। नेचर के बेसिस पे भी देखते हो, मेकिंग के बेसिस पे एक होती है व्हील मेड पॉटरी, एक होती है हैंडमेड पॉटरी। व्हील की सहायता से बनाई गई और सिर्फ हाथ से बनाई गई। इसके बीच में 10 तरीके के अलग इवोल्यूशनरी पैटर्न देखने को मिलते हैं। एनबीपीडब्ल्यू नॉर्दर्न ब्लैक आपको पॉटरी देखने को मिलती है। ठीक है, पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रे वेयर टाइप की आपको प्रॉपर्टी, ये सारी जो है इस काफी रिसेंट है, या पोस्ट वैदिक, वैदिक टू पोस्ट वैदिक, लेटर वैदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड के समय की पॉटरीज की बात कर रहे हो। ठीक है, इससे पहले कैल्कोलिथिक पीरियड के आसपास की आप बात करते हो, 2000 बीसी के आसपास की, जब इंडस वैली भी चल रहा है तो समय आपको ओसीपी पॉटरी देखने को मिलती है। इवन इंडस वैली की जो पॉटरीज है उस पर भी आपको ज्योमेट्रिक शेप्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कुछ होती है जो यूटिलिटेरियन पॉटरीज है, यानी कि इस तरीके से पॉटरीज को, मटकों को, घड़ों को बनाया गया है जिससे उस कोई काम हो सके, कुछ स्टोरेज के लिए बनी हो, उसमें ग्रेन्स रखते हो, पानी रखते हो, मिल्क रखते हो, तो वो यूटिलिटेरियन नेचर है, मतलब क्या उसका एक पर्पस, एक काम है। दूसरी होती है डीलक्स वेयर, उसको आप कह सकते हो, उसको एस्थेटिकली डिजाइन किया जाता है। देखते हो घर में सजाने के लिए अक्सर जो सब वासेस रखे होते हैं, फ्लावर पॉट्स रखे होते हैं, तो उस तरीके से उसको बनाया जाता है। तो पर्पस के आधार पर भी ऐसे बांट सकते हो। प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी यही हाउ जानने की कोशिश करती थी कि बनी कैसे है, ये चीज हुई कैसे है, हर चीज के पीछे वो हाउ इट इज डन। टूल्स भी हैं तो वो सोचता था इसके अंदर में जो लोग टूल्स को पढ़ते हैं, यहाँ पे हिस्टोरिकल में टूल्स को पढ़ा तो उन्होंने कहा लिया व्हाट इज दिस इज हैंडेक्स, एक तरीके का टूल है, अभी हम पढ़ेंगे टूल्स में। तो दिस इज हैंडेक्स, ठीक है, इसको यहाँ पे लगा दो, इस सेगमेंट में सिर्फ हैंडेक्स रहेंगे। दूसरा मिला व्हाट इज दिस इज ब्लेड टूल, नियोलिथिक पीरियड का है, पॉलिशिंग ग्राइंडिंग हुई है, इसको यहाँ पे अलग से लगा दो। तीसरा आपको मिला क्या, ये क्या है, ये माइक्रोलिथ है, मिजोलिथिक में मिला था आपको, इसको अलग से लगा दो। तो एक तरीके से आप व्हाट पता किया और उसको उस तरीके से कलेक्टिबल के तौर पर रख दिए संग्रहालय में या म्यूजियम में। हाउ पे बात आती है तो आप सोचते हो कि उस समय के कैसे इसको बनाया गया होगा। आप आज तो बहुत आसानी से बना सकते हो, आप तो आज मिसाइल गन, ब्रह्मोस, दुनिया भर पता नहीं क्या क्या बना रहे हो, S400 सॉरी को बना पा रहे हो, पर उस टाइम ये चीज कैसे बनी होगी, तो आप एक्ट आउट कर रहे हो। तो इस तरीके से ये भी आपकी एक आर्कियोलॉजी के अंदर में एक स्पेशलाइजेशन आ जाता है, जहां पे आप बिना किसी रिसोर्सेस के चीजों को पत्थरों से, पत्थर को तोड़ के बनाने की कोशिश कर रहे हो, कि आप प्रिमिटिव कंडीशन में जाके देख रहे हो कि पुराने समय में लोगों ने इसको किस तरीके से बनाया होगा। तो वो सारी चीज आपकी यहाँ पे आ जाती है। पोस्ट प्रोसेसुअल जो होती है वो एक तरीके से कॉग्निटिव यानी मेंटल लेवल पे चीजों को पढ़ती है, और वो चीजों का वाई पढ़ती है। इसको कॉग्निटिव भी कहा जाता है
और इंटरप्रेटेटिव भी कहा जाता है। यानी कि आप इंटरप्रेट करके देख रहे हो कि अच्छा ये बना तो लिया, इसका मकसद क्या रहा होगा। ये इसके बीच में जो डिफरेंसेस है, यहाँ पांच पांच जगहों पे 50 अलग तरह की पॉटरी मिल गई। किसी में ट्राइंगुलर चीज है, किसी में सर्कुलर है, किसी में कुछ है, किसी में ग्रेन्स रखे जाते थे, किसी में नहीं रखे जाते थे, कोई सजावट के लिए, कोई। तो इसके बीच में इतनी वेराइटीज क्यों है, क्या पर्पस रहा होगा। तो हर चीज का आप वहां पे पर्पस करने लगते हो। आपको हैंडेक्स मिला, तो हैंडेक्स से वो लोग करते क्या थे, है ना, बनाए कैसे वो तो पता चल गया, है क्या वो भी पता चल गया, करते क्या रहे हैं, उससे बचरिंग ऑफ एनिमल्स कर रहे हैं, क्लोथ्स हैं उसको एनिमल की स्किन को निकाल के अपने लिए क्लोथिंग बना रहे हैं, पेड़ है, ब्रांचेस है, उनको वहां पे वो एक तरीके से स्क्रैप ऑफ कर रहे हैं, उसमें से कुछ निकाल रहे हैं, तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं, ब्रांचेस को, टहनियों को तोड़ रहे हैं ब्रांचेस के, या फिर किसी एनिमल को मारने के लिए कर रहे हैं, आपस आपस में लड़ाई के लिए कर रहे हैं, या फिर ऐसे सिर्फ सजावट के लिए उसको रखा हुआ है। तो ये वाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो। तो इस तरह की कई चीजें हैं जो हम आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में बता रहे होते हैं। एटलीस्ट 2-3 लेक्चर्स आपके सिर्फ प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट को देखने पर पता चल में वेस्ट हो जाते हैं। वेस्ट क्या है, यूटिलाइज हो जाते हैं, वेस्ट तो कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट आप बात कर रहे होते हो कि कल्चरल इवोल्यूशन की हमने बात की, तो वो भी आपको बताया हुआ है। जैसे हमने यही चीज हम कह रहे थे, भटकाव कई बार आ जाता है ना, हम बात कुछ और कर रहे होते हैं, अक्सर कुछ और नई इन्फॉर्मेशन आ जाती है, फिर हम उस पर बात करने लगते हैं, फिर ये भूल जाते हैं कि हमने शुरू कहाँ से किया। तो हमने शुरू यहीं से किया हुआ था कि एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस में हम अक्सर ये पॉइंट गिनाते हैं आपको, इट इज वेल स्ट्रक्चर्ड, वो आपको पूछी हुई है कि आपको क्या पढ़ना है। क्रोनोलॉजी आपसे पूछ ली, आपने डेटिंग पढ़ ली, और उसके बाद आपको बता रही है कि भैया आउटलाइन पढ़ लो कल्चर की, प्री हिस्टोरिक कल्चर में, जिसमें पेलियोलिथिक पूछ लिया, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, कैल्कोलिथिक, कॉपर, जिस यहाँ पे आपको कॉपर ब्रॉन्ज एज और आयरन एज, उसने स्पेसिफिकली बताया आपको क्या पढ़ना है। अगर नहीं कहता तो हम इसमें भी बहुत डेप्थ में जा रहे होते कि आर्कियोलॉजी है क्या, आर्कियोलॉजी के अंदर डोमेन के बेसिस पे या फिर नोशन के बेसिस पे कितने वो हैं। और भी कई तरीके की आर्कियोलॉजी आपको देखने को मिलती है। एक सेटलमेंट आर्कियोलॉजी है, जो ह्यूमन के सेटलमेंट को पढ़ रही होती है कि ह्यूमन जहां पे रह रहा है वो क्यों रह रहा है, वहां पे उसको क्या सहूलियत है, क्या वो वाटर के रिसोर्सेज ज्यादा है, क्या वहां पे खाने की रिसोर्सेज ज्यादा है। तो वो ह्यूमन के पूरे सेटलमेंट को एंथ्रोपोलॉजिकली पढ़ रही होती है, उसका वाई, हाउ, व्हेन सब कुछ जानने की कोशिश कर रही होती है। जू आर्कियोलॉजी, जहां पे प्रेजेंट आप फॉसिल्स रिकॉर्ड को वहां पे पढ़ रहे होते हो, वहां पे प्रेजेंट जो एनिमल रिकॉर्ड्स हैं उसको आप पढ़ रहे होते हो, है ना। जो जू आर्कियोलॉजी और आर्कियोबॉटनी, ये जो दो चीजें हैं जो फॉनल और फ्लोरल लेवल पे चीजों को जानने और समझने की कोशिश कर रही होती है। कोई प्लांट्स आपको वहां पे मिले, कोई एनिमल्स मिले, एनिमल बोन्स मिले, तो ये सारी चीज आप देख रहे होते हो। तो बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है इसके अंदर में, आर्कियोलॉजी के अंदर, और उन सबको हम डिटेल में पढ़ते हैं अगर हम आपको आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाते हैं। पर हम यहाँ पे आपको यूपीएससी का सिलेबस के अंदर में आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो दी है सिर्फ उतना बता रहे हैं। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहली चीज इसने इस डेफिनेशन के अंदर में पूछी है, दैट इज व्हाट, पेलियोलिथिक सोसाइटीज के बारे में, पेलियोलिथिक कल्चर के बारे में। पेलियो का मतलब ओल्ड होता है, ठीक है। लिथिक का मतलब रिलेटेड टू स्टोन, या स्टोन के लिए शब्द यूज होता है, स्टोन टूल्स के लिए शब्द यूज होता है, ठीक है। तो पेलियोलिथिक का मतलब जहां पे आपको देखने को मिल रहा है ओल्ड स्टोन एज टूल्स, तो उसको आप पेलियोलिथिक कहोगे। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, जहां पे आपको पेलियोलिथिक कल्चर देखने को मिल जाएगा, ये है क्या। तो सबसे पहले आप देखते हो यहाँ पे आपको एक टर्म, पहले प्री हिस्ट्री के बारे में बताया, फिर आपको बताया कि पेलियोलिथिक वगैरह क्या चीजें हैं। प्री हिस्टोरिक वो द टर्म सबसे पहले किसने यूज किया था, 1851 में सबसे पहली बार डेनियल विल्सन ने किया हुआ था। 1851, आप बताइए, अगर आपने थ्योरीज वाले वीडियो अच्छे से देखा है, इस समय में और क्या चीज हो रही थी, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अगर आप बिना किसी जगह की हेल्प लिए, या किसी बुक्स की, या फिर हमारे जो टेलीग्राम चैनल पे रिसोर्सेज हैं, क्विजेज हैं, उनको बिना देखे अगर आप सही बता जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आप सही से आपकी तैयारी चल रही है। 1851 में समथिंग रिलेटेड टू सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और समथिंग रिलेटेड टू थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, उससे रिलेटेड कोई बात आपको याद आ रही है तो बताइए। नहीं याद आ रही है तो आपको बताता हूँ, 1851 वो टाइम पीरियड था जब, जिसके 10 साल बाद आपको देखने को मिलता है प्रिमिटिव कल्चर आ रही है, ईबी टाइलर की बहुत बड़ी किताब मानी जाती है। और इस पीरियड में भी आपको मॉर्गन का जो किताब वर्क है, लीग ऑफ इरोक्वाय, देखने को मिल रहा है, ठीक है। 71 में जाते हो तो आपको 71 में आपको देखने को मिलती है प्रिमिटिव कल्चर टाइलर की, और उसके साथ साथ मॉर्गन की एक बुक आती है, उसको आप क्या कहते हो, कंसंग्यूनिटी एफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली, है ना। तो ये सारी चीज आपको टाइमलाइन, इन सारी चीज से जो भी डेट आए उसको आपस में रिलेट करके देखिए, और इसको प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रो में अगर आप ये सारी चीजें मेंशन नहीं करोगे कि किसी के वर्क है वो किस जगह पे उसने मेंशन किया हुआ है, किस ईयर में किया हुआ है, और स्कॉलर का क्या नाम है, तो इंट्रो ये बहुत अच्छा यहाँ पे आपको हेल्प मिल जाती है कि 3 चीज आप वहाँ पे मेंशन कर देते हो, और फिर जनरल उस चीज के बारे में बता देते हो, उसका आइडिया क्या है जिस चीज के बारे में उसने पूछा हुआ है। तो आपको देखने को मिल रहा है कि डेनियल विल्सन साहब ने 1851 में सबसे पहले बार इस चीज को यूज किया था इन हिज वर्क। कहां पे, अपने खुद का जो उनका वर्क है, जो पब्लिकेशन था, जिसको आप क्या कहते हो, आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड। इसके बाद देन उसके बाद दूसरे बाप देखते हो कि इसको पॉपुलराइज किसने किया, तो सर जॉन लबॉक है, बहुत फेमस है, ठीक है। ये जॉन लबॉक का आप नाम ले लेते हो,
ठीक है। इनके साथ और भी कई सारे लोग हैं, इन्होंने कईयों ने इनमें से 3 स्टेज सिस्टम दिया हुआ है ना, 3 एज सिस्टम। पैलियोलिथिक में जो नियोलिथिक सोसाइटी आपको देखने को मिली है, या फिर स्टोन एज है, या फिर आप आयरन एज सोसाइटी की बात करते हो, ब्रॉन्ज एज सोसाइटी की बात करते हो, तो ये सारे लोग बहुत सारे ऐसे क्लासिफिकेशन भी आपको देते हुए देखने को मिल रहे होते हैं, जिसका हम एक काम करेंगे, आपको जिनने किसने क्या वो कॉइन किया टर्म, किसने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया है, वो आपको समराइज फॉर्म में आपके टेलीग्राम का हमारा जो चैनल है एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड, वहां पे इसको दे देंगे, ठीक है। तो लेबॉक साहब ने भी इसको पॉपुलराइज किया कहां पे, इन हिज बुक प्री हिस्टोरिक टाइम्स व्हिच वाज पब्लिश्ड इन व्हिच ईयर 1865। नेक्स्ट यहाँ पे बता रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी डील विद द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन काइंड प्रायर टू द इन्वेंशन ऑफ स्क्रिप्ट, कि जब स्क्रिप्ट का इन्वेंशन नहीं हुआ तब से वो ट्रेस कर रहा है, ठीक है। एक तो डिस्कवर नहीं हुआ, वो तो थोड़ा फिर भी रिसेंट हो गया, एक जब इन्वेंशन हुआ ही नहीं होगा। जब आप होमो इरेक्टस को पढ़ रहे हो, होमो इरेक्टस से भी पहले आता हो ऑस्ट्रेलोपिथेकस को पढ़ रहे हो, उसके भी पहले आता हो साइलेंथ्रोपस सीडेंसिस को पढ़ रहे हो, ओरिएंटेंसिस को पढ़ रहे हो, आर्डिपिथेकस रेमेडिस को पढ़ रहे हो। ये सारी चीजों को जब आप पढ़ रहे हो, जो कि ट्रेस कर रहे हैं कब से, अराउंड 7.1 मिलियन ईयर्स अगो। 7.1 मिलियन ईयर्स अगो का क्या मतलब हो गया, लगभग आई थिंक 70 लाख साल की बात हो गई, ठीक है। 1 मिलियन ईयर 10 की बात होती है, तो लगभग 70 लाख साल पहले की जो चीजें प्रेजेंट थी उनकी बात हो रही है। तब तो इंसान सही तरीके से बाइपेडल लोकोमोशन भी नहीं कर पाता था, यानी कि 2 पैरों पे चल भी नहीं पा रहा था, ठीक है। उस समय की आपको बात देखने को मिल रही है। तो आपने ये पढ़ लिया कि जब स्क्रिप्ट नहीं थी तब से वो इंसानियों को सोसाइटीज को कल्चर के डेवलपमेंट को पढ़ रहा होता। दूसरा क्या है, द कंटेंट एंड द मेथोडोलॉजी ऑफ द सब्जेक्ट अंटिल रिसेंट टाइम्स ऑफ कॉल्ड एज प्री हिस्ट्री। पहले इसको प्री हिस्ट्री बोला जाता था या फिर प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी बोला जाता था, पर रिसेंट टाइम में, रिसेंट मतलब अभी नहीं कि यानी 10-15 साल पहले, रिसेंटली मतलब कुछ दशकों पहले इसको क्या कर दिया गया, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी करके रिनेम कर दिया गया। एंड दैट इज जो हम बात करते हैं कि क्वाइट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं आर्कियोलॉजी में और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जो लाइव बेसिस में ऑफकोर्स हम आपको बता रहे होते हैं पॉइंट वाइज। इसको कई जगहों पे आप देखते हो अलग अलग नामों से बुलाया गया है, ठीक है। किसको, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को, कहीं पे बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजी ऑफ द डेड, कहीं पे उसको बोला जा रहा है एथनोग्राफी ऑफ द एक्सटिंक्ट सोसाइटीज। मतलब क्या हुआ, एथनोग्राफी हम क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ कल्चर को कहते हैं कि वो एथनोग्राफी है, ठीक है। जैसे आप गोंड्स हैं, एक ट्राइब है, संथल्स हैं, भील्स हैं, उनके सोसाइटी में गए, उनको देख रहे हो, ऑब्जर्वेशन करो, डायरी में नोट कर रहे हो, उनके यहाँ मैरिज कैसी हो रही है, उनके यहाँ किनशिप कैसी है, उनके यहाँ फैमिली ज्वाइंट है, न्यूक्लियर है, किस तरीके की फैमिली है, उनका रिलीजन किस टाइप का है, इस सारी इन्फॉर्मेशन को आप लिखते हो तो उसको आप कहोगे कि एथनोग्राफ आपने लिखा हुआ है, किसके ऊपर, जिस ट्राइब के ऊपर आपने काम किया हुआ है। पर यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को कहा जाता है कि द एथनोग्राफी ऑफ द एक्सटिंक्ट सोसाइटीज, मतलब एक्सटिंक्ट सोसाइटीज कौन सी, जो वो जिंदा ही नहीं है, तो उसको आप पढ़ रहे हो किस तरीके से, आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स या एविडेंसेस, आर्टिफैक्ट्स को देख के और फॉसिल्स को देख के, पढ़ के, समझ के, तो वो इसलिए कहा जा रहा है उसको एथनोग्राफी ऑफ द एक्सटिंक्ट सोसाइटीज। इसको आप एक और टर्म यूज करते हो थोड़ा ज्यादा बेहतर, पेलियो एथनोग्राफी, ठीक है। स्टडी ऑफ एक्सटिंक्ट कल्चर ये भी बोल सकते हो आप। तो ये अलग अलग आपको डिफरेंट सिनोनिम्स यहाँ पे सिनोनिम्स आपको देखने को मिल रहे हैं जिससे बुलाया जाता है। पास्ट टेंस ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी भी बोला जाता है इसको, और सिंपली द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट बेस्ड अपॉन द पास्ट मटेरियल ऑब्जेक्ट रिकवर्ड बाय सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशंस एंड excavations which are classified, analyzed, described and interpreted based on various scientific methods and theories. Archaeology has been defined by Brian Fagan। ये देखिए, ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे रखा भी और हाईलाइट भी किया है। हम अक्सर बात करते हैं कि सोर्सेज में कई गलती होती है, दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड गवर्नमेंट सोर्स जिसमें से इस चीज को मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, और ये यूज पर्पसली यहाँ पे इसलिए किया हुआ है ताकि आपको बताऊं ये दुनिया के बहुत बेहतरीन और बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, ब्रायन एम फगान। और इनकी किताबें जो हैं, पीपल ऑफ अर्थ करके किताब इनकी बहुत फेमस किताब है, तो ही इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। जैसे आप एम्बर एंड एम्बर की बात करते हो तो इन जनरल सिर्फ जाने आते हैं एंथ्रोपोलॉजी की एक टेक्स्ट बुक के लिए, उनसे 10 गुना ज्यादा फेमस ही एज ए स्कॉलर ब्रायन एम फगान है। और ऑल द इंडिया में आप इनका इतना नाम नहीं लेते हो, और इनका नाम आपको गवर्नमेंट सोर्स में इंडिया के अंदर में गलत देखने को मिल रहा है, फगान को फेगन लिखा हुआ है, ब्रायन एम फगान को, ठीक है। तो ये इसको आप फेगन कहोगे, ये मैंने सिर्फ इसलिए किया था ताकि आपको बताऊं कि एंथ्रोपोलॉजी में इंफॉर्मेशन अगर गवर्नमेंट रिसेंट सोर्सेज में इतनी गलत है, तो सोचिए जो बुक्स जिसको टॉपर्स और बाकी इंस्टीट्यूट जो रिकमेंड करते हैं वहां पे कितनी गलती होगी, क्योंकि वो तो बहुत रीजनल, लोकल और थोड़े चीप टाइप के जो पब्लिकेशन हाउस होते हैं, जो चीप का मतलब कि जो ज्यादा पैसे चार्ज नहीं करते हैं ना, सस्ते में बुक्स को पब्लिश कर देते हैं, तो ये सारी एंथ्रोपोलॉजी की बुक आप वहीं से पब्लिश होते हुए देखने को मिलते हैं। इसलिए कई सारे एरर्स होते हैं, ईयर के एरर्स हैं, कंसेप्ट के कई बार दाएं बाएं चला जाता है, कई बार आप देखते हो कि बुक्स ऑथर का जो नाम है किसी और का वर्क किसी और के उसके में डाल दिया हुआ है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यू हैव टू बी इन अंडर राइट गाइडेंस इफ यू आर
चूजिंग द पाथ ऑफ एंथ्रोपोलॉजी स्पेसिफिकली, है ना, कि एंथ्रोपोलॉजी आप लेते हो तो सबसे बेस्ट है कि यू हैव योर हैंड विद सम गाइडेड पर्सन। और जब आप ऐसा करोगे, किसी गाइडेड पर्सन, किसी इस तरीके के इंसान के पास रहोगे जिसने सारे सोर्सेस को देखा और समझा हो, तो ही वो आपको बता पाएगा कि सही इंफॉर्मेशन कहाँ से आपको पढ़नी है, किन टेक्स्ट को रिफर करना है। तो ये इन्होंने ब्रायन फगान साहब जो लीडिंग आर्कियोलॉजिस्ट या फिर आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो किस तरीके से कहते हैं, ही स्पेसिफाइड, उन्होंने कहा कि इट इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट यूजेस मटेरियल रिमेन्स टू स्टडी एक्सटेंट ह्यूमन सोसाइटीज। इस तरीके से उन्होंने डेफिनेशन दी आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की। अब जो आपके सिलेबस में है उसने क्या पूछा हुआ है, अलग अलग कल्चर की क्रोनोलॉजी। तो कल्चर की क्रोनोलॉजी समझने के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये GTS। सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू में आते तो उनका आप ये इसको रिलेट मत कीजिएगा, इट इज नॉट गो टू स्लीप, इट इज जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है, पूरे अर्थ का जो टाइम पीरियड है ना, फ्रॉम दी पास्ट मोस्ट, या फिर आप कहोगे सबसे पुराने एंटिक्विटी से आप ट्रेस करते हो, अर्थ के फॉर्मेशन, लाइफ के फॉर्मेशन, फिशेस कब आई, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये सब कब आए, डायनासोर्स, उसके बाद का, इस पूरे टाइम पीरियड को स्टेजेस में बांटा गया है। और ये डायग्राम हमने यूज किया, जीटीएस के बहुत सारे डायग्राम है, हमने एक और इसके ऊपर किया था, कैन हिंदू कैलेंडर और हिंदू स्टोरीज या हिंदू स्क्रिप्चर्स टेल अस अबाउट दी जियोलॉजिकल टाइम स्केल, या फिर एक्सप्लेन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। आपकी एंथ्रोपोलॉजी प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो उसमें हमने बात की थी किस तरीके से समानता आपको देखने को मिलती है हिंदू कल्चर में, जिस तरीके से बांटा गया है समय को, मनवांतर से आपको देखने को मिल रहे हैं, काल है, कल्प है, युग है, अलग अलग 4 तरह के युग हैं। तो उसी तरीके से आप देख रहे हो कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी चीजों को कर रही है। वहां पे जो अवतारास की बात करते हो ना, अलग अलग अवतार या फिर 10 अवतार की बात करते हो विष्णु की, तो वो भी किस तरीके से यहाँ पे आपको इवोल्यूशनरी वे में ये सारी चीजें समझा रहे होते हैं कि फिशेस कब आए, एम्फीबियंस कब आए, मैमल्स कब आए, फाइनली ह्यूमन का अराइवल कैसे हुआ। तो ये आपको ये डायग्राम समझा रहा है। तो ये देखिए, आप सबसे ऊपर कोई आर्कियोलॉजिस्ट है जो यहाँ पे देख रहे हो आप, इंप्लीमेंट्स या टूल्स लेके खड़े हैं, ठीक है, मतलब इन्होंने डिगिंग की और ये डिगिंग करते हैं तो इनको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस इस तरीके के आर्टिफैक्ट मिलने लगते हैं। इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियरली सी, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आपको, बट अगर आपको नहीं दिख रहा है तो डोंट वरी, एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड के टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां पे आपको अपलोड होते हुए, जिस दिन ये वीडियो अपलोड होता है उसी दिन आपको मटेरियल भी वहां पे हम लोग सेंड कर देते हैं। So you can go to that space to find the material, but otherwise also I think it's quite visible here. ये देख रहे हो आप, ये लेफ्ट साइड में आपको सारी चीजें दिखाई गई, क्या क्या अवशेष मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ आपको डायनासोर टाइप का कोई फॉसिल देखने को मिल रहा है, तो आपको ये डायनासोर का पीरियड है ना, अलग अलग ह्यूमंस, एनिमल्स, ये रफली बनाए, इसका कोई मतलब नहीं, मोलस्क की लीफ, ये जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, और ये फाइनली सबसे नीचे वाली जो स्टेज है, थोड़ा सा हमारा बोर्ड कवर कर रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज अर्थ का फॉर्मेशन, जो कि काउंट किया था लगभग क्या 4.6 बिलियन ईयर अगो, 4.6 BYA बिलियन ईयर अगो, ठीक है। 2.4 में आपको ये स्टेज देखने को मिल रही है। और इस तरीके से आप देख रहे हो, पेलियोजोइक है, मीजोजोइक है, सीनोजोइक है, उसको पर्टिकुलरली इपॉक्स में बांटा गया है, वो आप यहाँ पे देख रहे हो। होलोसीन है आपका, प्लीस्टोसीन है, जो होलोसीन है आपका, इसको दैट इज कॉल्ड एज द मोस्ट रीसेंट एपॉक, ठीक है, रीसेंट एपॉक कहा जाता है, जो कि अराउंड शुरू हुआ कब, 11,000 से 11,500 साल पहले। इससे पहले आपको ये खास पीरियड देखने को मिल रहा है जिसमें हम मोस्ट ऑफ द कंसेंट्रेशन, जब हम आर्कियोलॉजी का पढ़ रहे होते हैं तो हमारे इस पर्टिकुलर पीरियड में होता है, दैट इज कमिंग अंडर सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा के अंदर में एक समय है जिसको आप कहते हो प्लीस्टोसीन एज या फिर प्लीस्टोसीन इपॉक। हमारे जो प्रेजेंट इपॉक है होलोसीन, उसके जस्ट पहले, और वो आप बात कर रहे हो कि अराउंड 2.6, यहाँ पे आपके डायग्राम में यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, इसी तरह से कई आउटडेटेड सोर्सेस में गलत दिया होता है। जो लेटेस्ट रिसर्चेस हैं दैट आर इंडिकेटिंग दैट प्लीस्टोसीन एज एन एपॉक स्टार्टेड अराउंड 2.6 मिलियन ईयर्स अगो। यहाँ पे आपको कितना देखने को मिल रहा है, 1.8 मिलियन ईयर्स अगो। और खत्म ये कब हो रही है, जब होलोसीन शुरू हो रहा है, कब, अराउंड 11,000 ईयर्स अगो, जो कि यहाँ पे 10,000 साल के आसपास का लिखा हुआ है। तो दैट इज 10,000 साल, उसमें इतना फर्क नहीं है, 1,000 साल का फर्क उतना बड़ा नहीं है जितना यहाँ पे 1.8 से 2.6 का, 1.8 मिलियन ईयर्स से 2.6 का डिफरेंस कितना बड़ा, आप खुद सोचो, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर में। तो ये चीज आपको देखने को मिल रही है कि सीनोजोइक एरा को अलग अलग एपॉक्स में बांटा गया, जिसमें आपके मेजर एपॉक्स हैं होलोसीन, प्लीस्टोसीन, प्लायोसीन, मियोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन एंड पेलियोसीन, ठीक है। इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, ये भी बहुत आउटडेटेड है, पर इसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा था, इसलिए हमने इस वाले जीटीएस को यहाँ पे यूज किया। तो इस तरीके से आपको एक कल्चरल इवोल्यूशन क्रोनोलॉजिकल फैशन में देखने को मिल रहा होता है थ्रू दी
एजेंसी ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। और इसी में आप पढ़ रहे होते हो, प्लीस्टोसीन के अंदर में बात करते हो तो आपके जो सारे के सारे पेलोलिथिक कल्चर की बात कर रहे हो आप, वो सब आपको वहां देखने को मिल जाते हैं। जो सबसे लेटेस्ट कल्चर्स हैं, जो आयरन एज कल्चर है, मेगालिथिक कल्चर जो आपके हैं, जो आपके नियोलिथिक कल्चर है, दैट आर क्लैशिंग अराउंड विद दी होलोसीन। होलोसीन का जो समय 10-11 हजार साल पहले, वहां पे आपको नियोलिथिक और उसके बाद के सारे समय, इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन की आप बात करते हो और फर्दर सारी चीजें जो आ रही होती है इंडियन सोसाइटी में या फिर ग्लोबली, तो उसको आप होलोसीन के अंदर में डालोगे, ठीक है। पर जो लोअर पैलेलिथिक है, अपर पैलेलिथिक, मिडिल पैलेलिथिक है, वो खासकर आपको कब देखने को मिल रहा है? प्लीस्टोसीन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो अर्लीस्ट एविडेंसेस हमारे पास अभी मौजूद हैं इंडिया में पैलेलिथिक के, दैट आर डेटिंग बैक टू 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। 15 लाख साल पहले तक जाते हैं आपके लोअर पैलेलिथिक के जो हमारे पास एविडेंसेस हैं, ठीक है। ग्लोबली बात करोगे इंडिया में, क्योंकि जो साइट्स है थोड़ी हॉट एंड ह्यूमिड रीजन है आपका, ठीक है, और जहां पे सेटलमेंट होते थे मोस्टली वो काफी रिवरइन डिपॉजिट्स के फॉर्म में देखने को मिलता है, तो बहुत ज्यादा फॉसिल्स वहां पे बच नहीं पाते, वॉश आउट हो जाते हैं रिवर के फ्लो में। बहुत मॉइस्ट है, बहुत वेट रीजन आपको देखने को मिलता है, तो बहुत ड्रायर एरियाज नहीं है। इसीलिए आपको अफ्रीका में इस तरीके के जो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हैं वो काफी सेफर हैंड पे देखने को मिल रहे होते हैं, क्योंकि ड्राई एरिड जोन उस तरीके का वहां पे हुआ करता था, ठीक है। ऑल्दो रेनफॉल वाली कंडीशन दोनों में थी। प्लीस्टोसीन के अंदर में भी देखते हो तो ग्लोबली दुनिया भर में दो तरह की कंडीशन आपको देखने को मिलती है, एक है ग्लेशिएशन और दूसरा है प्लूविएशन। ग्लेशिएशन में क्या हो रहा है? आइस का फॉर्मेशन हो रहा है, पूरी धरती जो है वो मतलब इंच भर, कितनी मोटी मोटी इंच भर आइस से पूरी समय ढकी हुई होती थी। और दूसरे रीजन, जैसे आप इंडिया की बात करते हो, इंडिया में तो दोनों चीज आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। ग्लेशिएशन भी देखने को मिल रहा है, प्लूविएशन भी देखने को मिल रहा है। प्लूविएशन मतलब बहुत ज्यादा बारिश प्लीस्टोसीन के अंदर में हो रही थी। तो जहां पे अमेरिका आप वहां पे देख रहे हो, यूरोप का पूरा रीजन है और वो पूरा नॉर्थ वाला जो बेल्ट है, वहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि एक्सटेंसिव आइस का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। और वहीं इंडिया में दोनों चीज हो रही है, पर साउथ में आप जाते हो तो वहां पे देखने को मिल रहा है कि प्लूविएशन हो रहा है। अफ्रीका में भी आपको मोस्टली प्लूविएशन देखने को मिल रहा होता है। इस तरीके की दो चीजें वहां पे चल रही होती है, और वो चलती रहती है कब तक? जब तक होलोसीन नहीं आता है, तब तक क्लाइमेट स्टेबलाइज तरीके से नहीं हो पाता है, एक्सट्रीम्स वहां पे फॉर्म हो रहे हैं, एक्सट्रीम रेनफॉल, एक्सट्रीम आप बात कर रहे हो आइस का फॉर्मेशन। तो इसी तरीके से आप इन पीरियड में देखते हो तो आपको सारे एविडेंसेस ट्रेस कर सकते हो, इन अलग अलग जोन्स में लॉक करके उसको रख सकते हो। वी स्टिल हैव अराउंड हाफ एन आवर मोर इन आवर हैंड, जिसके अंदर में हमको पूरा का पूरा, इसलिए मैं बेसिक्स आपको सबसे पहले आपकी कवर कराते जा रहा हूँ। बेसिक समझ में आ जाएगा तो बाकी डाटा आपका थोड़ा इजिली अवेलेबल भी है, मिल भी जाएगा, पर कंसेप्ट आपको इतनी आसानी से आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के नहीं मिलते। दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहला आपके कोर्स में जो था पेपर 1 का पार्ट, उसमें आपको क्या दिया हुआ था? पेलियोलिथिक कल्चर। तो पेलियोलिथिक क्या मतलब? यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है। पेलियो अभी हमने बताया ओल्ड, और लिथिक अभी हमने बोला क्या? स्टोन टूल के लिए यूज होता है टर्म। द पेलियोलिथिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक एंड ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब क्या है? एंशियंट, ओल्ड या फिर एंशियंट स्टोन। लिथिक मतलब स्टोन, ओल्ड स्टोन या फिर एंशियंट स्टोन। इट रिफर्स टू द पीरियड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ द एंशियंट स्टोन एज दैट प्रीसीडेड द मीजोलिथिक। मीजोलिथिक से पहले, नियोलिथिक से पहले, और आपको देखने को मिल रहा है क्रोनोलॉजिकल वे में सबसे पहला स्टेज आपको यहाँ पे। ऑल्सो करस्पॉन्ड टू द स्टोन एज बट टू द मिडल स्टेज, ठीक है। थर्ड एंड द फाइनल स्टेज ऑफ द स्टोन वाज द नियोलिथिक। अलग अलग स्टोन एज जो है अलग अलग पार्ट्स में बटी हुई है, जिसको हिंदी में, जो कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो रिलेट कर सकते हैं, पाषाण काल इसको बोलते हैं, पाषाण स्टोन एज, ठीक है। तो स्टोन एज जो है टाइम पीरियड, वो भी अलग अलग आपको डिविजन्स में बटा हुआ देखने को मिल रहा है। सबसे पहला आपको देखने को क्या मिल रहा है यहाँ पे? पेलोलिथिक, दूसरा मीजोलिथिक, और तीसरा नियोलिथिक। अब पेलोलिथिक के अंदर में भी डिवीजन, सब डिविजन है, ठीक है, अपर मिडिल लोअर। तो ये तरीके से जो पेलोलिथिक है उसको ओल्ड स्टोन्स कह रहे हो, मीजोलिथिक उसको मिडिल स्टोन एज कह रहे हो, और नियोलिथिक है जिसको आप लेट स्टोन एज कह रहे हो, या फिर आप क्या कह रहे हो? फाइनल स्टेज की तरह देख रहे हो, ठीक है, न्यू या फिर लेट स्टोन एज। पेलोलिथिक बिगिन विद द अपीयरेंस ऑफ मैन अबाउट 3 मिलियन ईयर्स अगो। यही हमने कहा ना कि इंडिया में एक्सवेट नहीं कर पा रहे हैं सही से, और कई सारे फॉसिल्स और एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है, इसलिए इंडिया में 1.5 मिलियन ईयर्स को अपडेट करते हो, लेकिन ग्लोबल सेंस में जाओगे तो 3 मिलियन ईयर्स अगो वही सेम चीज आपको देखने को मिल रही होती है, खासकर अफ्रीका में जो आपको आर्टिफैक्ट्स या फिर फॉसिल्स मिल रहे होते हैं। अब तो ये 3 भी नहीं है, ये अराउंड 4 मिलियन ईयर्स को टच करने वाला है, ठीक है। जो अर्लीस्ट स्टोन एज टूल्स मिले हैं, जो लोअर पेलोलिथिक या फिर उसके पहले के टाइम पीरियड से कोरस्पॉन्ड करते हैं, दैट आर डेटिंग बैक टू अराउंड 4 मिलियन ईयर्स अगो। और इसमें से एक जो है वो अभी आपका लोमक्वी एक साइट है, वहां पे आपको मिला था,
आई थिंक हमने इसको अपने टेलीग्राम के ग्रुप में भी इसकी इंफॉर्मेशन डाली थी, ठीक है। और ये इस एंटिक्विटी को और पहले ले जाता है, जहाँ पे हमारे पास 3.2 3.6 के डाटा होते हैं, अब ये इसको 4 मिलियन ईयर्स अगो के भी पीछे खींच रहा है। स्टोन टूल को भी अलग अलग इंडस्ट्री के बेसिस बांटा गया है। आप, आई वुड सजेस्ट, यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है कि अलग अलग इंडस्ट्री क्या होती है, टूल्स क्या होते हैं, टेक्नो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, असेंबलेज क्या होती है। इसके लिए आप आर्कियोलॉजी का एक हमने बनाया था वीडियो, आर्कियोलॉजी के प्रॉब्लमेटिक टर्म्स, इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। इफ यू आर गोइंग टू डिस्कस दैट, अभी आधा घंटा सिर्फ उसी में चला जाएगा। इट्स बेटर सूटेड कि आप जाके पहले एक बार उसको, या फिर इसको देख लो, एक बार उसको समझ लेना, ठीक है, कि असेंबलेज क्या होता है, साइट्स क्या होती हैं। अभी साइट्स हमने कवर किया ब्रीफ में, पर असेंबलेज नहीं किया। इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, सिविलाइजेशन क्या है, कल्चर क्या है, ठीक है, टेक्नो कॉम्प्लेक्स क्या है, ये सब आप पढ़े रहे हो, ठीक है। अलग अलग इंडस्ट्रीज हमने देखी, जैसे ओल्डोवान है, इसको अब तक अर्लीस्ट स्टोन एज इंडस्ट्री माना जाता था, पर कुछ एविडेंसेस जो आए हैं इसको इसके भी पहले ले जाती है। पी नॉट स्टेज इंडस्ट्री है, यानी कि जो ओल्डो वन से भी पहले आपको देखने को मिली। इसके बाद भी कई सारी इंडस्ट्री, जिसमें से अशूलियन आपको देखने को मिल रही है, एबेविलियन आपको देखने को मिल रही है। और यूजुअली इनका नाम जो होता है, जिस जगह पे पहली बार पाए गए होते हैं उसकी टाइप साइट होती है, और उसी के बेसिस पे इसके नेमिंग भी कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल ओल्डवान जो है वो एक अफ्रीका में साइट है, तंजानिया के बाद आप रीजन जाते हो तो ओल्डवियाई जॉर्ज या फिर ओल्डवियाई गॉर्ज जिसको बोलते हो आप, है ना, ओल्डवियाई गॉर्ग जिसको बोलते हो, वहां पे साइट, वहां पे जो अवशेष मिले उसके नाम पे साइट का नाम रख दिया गया, और इंडस्ट्री का नाम भी उसी के नाम पे रख दिया जाता है। सिमिलरली अशूलियन, सेंट अश्यूल करके एक साइट आपको यूरोप में देखने को मिलती है। एबेविलियन भी सेम तरीके से आपको देखने को मिली है। इसके बाद आपको मॉस्टीरियन मिल जाता है, ली मॉस्टियर करके एक जगह है, उसके नाम पे यहाँ पे बनी हुई आपको देखने को मिल रहा है। तो फर्दर इस तरीके के आपको क्लासिफिकेशन देखते हुए मिल जाना है। तो ये जानना है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपका ज्यादा बेटरमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया कि पेलोलिथिक कल्चर क्या होता है। अब पेलोलिथिक कल्चर तो पढ़ लिया, पर कैरेक्टरिस्टिक उसके पढ़ ले होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, तो सोसाइटी में जो लोग, सिंपल लोग थे, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आपको नहीं मिल रहा है। टूल्स भी बहुत सिंपल, एक बहुत ही एक यूटिलिटेरियन फॉर्म में टूल को यूज कर होते थे, स्पेसिफिक नहीं होता था, मल्टीपर्पज टूल आपको देखने को मिले। यहाँ पे आप देख रहे हो पहला पॉइंट जो है, सिंपल टूल यूज, बहुत ही साधारण तरीके के, जैसे रॉक्स और स्टिक्स का वो यूज कर रहे हैं, ठीक है, फॉर हंटिंग एंड वॉरफेयर। फिर धीमे धीमे इसी स्टेज में, पेलोथिक में ही धीमे धीमे प्रोग्रेस होते हैं, तो हैंड एक्स बना रहे हैं, क्लेवर्स बना रहे हैं, जिसको आप क्या कह रहे हो, चॉपर और चॉपिंग टूल्स कहते हो, ठीक है। हैंड एक्सेस बना लिए, क्लेवर्स बना लिए, फिर आगे बढ़े तो स्क्रेपर्स बनाए। तो धीमे धीमे अलग अलग चीजों को बनाते जा रहे हैं, फ्रॉम लोअर पेलोलिथिक टू दी अपर पेलोलिथिक। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन आपको हर जगह देखने को मिलता है। ये नहीं कि सिर्फ अफ्रीका में है या फिर अमेरिका में है, ग्लोबली आपको डिस्पर्सल देखने को उस समय तक मिल चुका है। तीसरी चीज है कि पॉपुलेशन का ग्रोथ भी हो रहा है, ये मल्टीपल चीजों को कर रहे हैं, जिसकी वजह से अलग अलग टाइप्स का कंट्रोल्ड फायर को भी बाद में जाएंगे, ये सीख लेंगे। साथ ही साथ स्टोन टूल को यूज करने लगे, हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे, इन सब चीज की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ हो पा रहा था इनका। और पॉपुलेशन इनकी कहां तक मानी जाती थी, लगभग 1.5 मिलियन के आसपास की पॉपुलेशन मानी जाती है, 1 लाख ईयर अगो का अगर आप पीरियड उठा के देखते हो तो। स्पीच का इमरजेंस भी माना जाता है कि इस समय तक हो गया था। एक और चीज कही जाती है कि होमो इरेक्टस, जो कि लगभग 1 लाख साल पहले यहाँ पे था, तो उसने क्या कर दिया था, ओरल स्पीच का कम्युनिकेशन जो था वो स्टार्ट कर दिया था। कई लोग इसी पीरियड में आपको देखने को मिलता है कि वो फायर, कंट्रोल्ड फायर का जो प्रोसेस है उसको भी एसोसिएट करके देखते हैं। इंसान ने फायर को फाइनली, कंट्रोल्ड फायर का क्या मतलब है, एक तो क्या जंगल में कहीं आग लगे, आग तो अलग अलग तरीके से लग सकते हैं, फ्रिक्शन से लग गई, बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट लग गया, तो वो तो एक एक्सीडेंटल आग है। इंसान ने कंट्रोल करना कब सीखा, तो उसको भी कई लोग पेलोथिक में, खासकर लोअर पेलोथिक में डेजिनेट कर रहे होते हैं। जो अर्लीस्ट रिकॉर्ड आपको देखने को मिलते हैं, ऑल्दो वो 1.5 मिलियन ईयर अगो के आसपास के रिकॉर्ड है। जबकि आप अगर लोअर पेलोथिक पीरियड की बात करते हो तो पीरियड तो आपका 3.6 मिलियन ईयर को भी पीछे छोड़ चुका है। तो 1.5 मिलियन ईयर तक अगर आप साउथ अफ्रीका में जाते हो तो स्टेकफॉन्टीन नाम की एक जगह है, एक केव स्ट्रक्चर है, वहां पे आपको देखने को मिलता है। वंडर वर्क करके केव स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है, वहां पे आपको ये देखने को मिल रहा होता है। इसी तरीके से अगर आप थोड़ा रिसेंट जाओ, ये तो इसके आधे पीरियड में आ जाओ, तो चाइना में भी कई सारी ऐसी जगह है। एक है जाओ गुडियन, वहां पे भी आपको देखने को मिल रहा होता है। इंडिया में ये चीज बहुत रिसेंट है, इंडिया में आपको 30 40 50 हजार साल पहले कंट्रोल्ड फायर के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। अभी हम स्पेशल रिसर्च नहीं करते हैं, क्योंकि ये जनरल पेपर 1 के अंदर में जनरल एंथ्रोपोलॉजी वाला पार्ट है। ऑल्दो क्योंकि समय कम है, इसलिए हम दोनों चीजों को एक साथ बता रहे हैं कि जर्नल के साथ साथ आप जोड़ के देख लो इसको, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी को, क्योंकि अलग तरीके से अलग अलग 90 मिनट्स में पूरा कवर करना बड़ा मुश्किल वाला पार्ट है, ठीक है।
तो आपको देखने को मिल रहा है कि इंडिया में वो सेम चीज जो यहाँ पे 15 लाख साल पहले मिल गई, वहां उस चीज के इंडिया में एविडेंसेस आपको 45 से लेकर के 60-65 हजार साल पहले देखने को मिलता है। इलाहाबाद के आसपास की एक जगह है बेलन वैली करके, ठीक है, वहां पे आपको ये चीज देखने को मिल रही है, ये एविडेंसेस देखने को मिल रहा है किसके, कंट्रोल फायर के। तो पेलोलिथिक कल्चर का आपने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया। नेक्स्ट जो स्टेज आती है जो वहां पे आपको दिखी हुई है वो मीजोलिथिक है। यूजुअली पेलोलिथिक समय में आप देख रहे होते हो तो टूल्स जो यूज हो रहे हैं पहले वो ओल्डो वन है, बाद में धीमे धीमे आपको देखने को मिलता है अशूलियन एबिबिलियन टूल्स भी यूज होने लगते हैं। इंसान की बात करो तो लोअर पैलोलिथिक में आपको होमो इरेक्टस देखने को मिलता है जो कि इरेक्ट होकर चल पा रहा है। बाइपेडल लोकोमोशन की वहां पे शुरुआत आपको होते हुए देखने को मिल रही है। उसके बाद ही आप बात करते हो मिडल और अपर पेलोलिथिक, यानी कि उसके बाद के समय की, मिडल अपर पेलोलिथिक और बिफोर मीजोलिथिक। मीजोलिथिक सेकंड स्टेज है, पेलोलिथिक के अंदर के डिवीजन की बात कर रहे हैं हम। तो पहले आपको होमो इरेक्टस देखने को मिल गया और उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है, निएंडरथैलेंसिस लेटर स्टेज में। जब अपर तक आते हो तो आपको निएंडरथैलेंसिस देखने को मिलता है, एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमन जिसको आप कह रहे हो, ठीक है। होमोसेपियंस ऑल्दो नहीं आते हैं लेकिन आपको मॉडर्न ह्यूमन देखने को मिल चुके होते हैं उस स्टेज में भी। नेक्स्ट स्टेज जो आपकी है वो है मीजोलिथिक की कल्चरल स्टेज। और मीजोलिथिक के क्या मापदंड है, क्या क्राइटेरिया, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 10 पॉइंट्स के अंदर में इसको समराइज करके आप देख सकते हो। यहाँ पे कई सारी चीजें हो जाती है और डिबेटेड भी है। मीजोलिथिक पहले आप देख रहे हो जब क्लासिफिकेशन हुआ होता है तो सिर्फ पेलियोलिथिक और नियोलिथिक रखा जाता है। मीजोलिथिक एक डिस्क्रीट यूनिट की तरह वहां पे लोग नहीं रख पाते कि मीजोलिथिक के कैरेक्टरिस्टिक होंगे क्या, क्योंकि कई चीजें जैसे पॉटरी का फॉर्मेशन है वो यूजुअली आप रखते हो नियोलिथिक के साथ, के लोग पॉटरी करना शुरू कर दिए। और उसकी जो स्टार्टिंग है क्रूड फॉर्म में, मतलब उतनी स्पेशलाइज्ड वे में नहीं, उतनी बढ़िया फिनिशिंग के साथ नहीं, सिंपल फॉर्म की जो पॉटरी तो आपको मीजोलिथिक में देखने को मिलती है। ग्रेव की जो किसी को दफनाने की जो प्रैक्टिस है, जो सब तरह के संस्कार होते हैं, ये यूजुअली नियोलिथिक पीरियड के साथ एसोसिएटेड है। पर अर्लीस्ट एविडेंसेस आपको क्रूड फॉर्म में मीजोलिथिक में भी देखने को मिलता है। डोमेस्टिकेशन की आप बात करते हो तो यूजुअली सबसे प्रोमिनेंटली हो कहाँ रही है, नियोलिथिक में, और आपको शुरू होते हुए कहाँ देखने को, मीजोलिथिक। तो एक कॉमन जोन एक तरीके का आपको देखने को मिल जाता है बिटवीन पेलोलिथिक एंड नियोलिथिक, दैट इज मीजोलिथिक। और 10 पॉइंट्स में यहाँ पे समराइज किया गया। तो ये ऑल दो डिबेटेड होते हैं मोस्ट ऑफ द पॉइंट। कई लोग कहते हैं कि नहीं ये तो और पहले शुरू हो गया, कई लोग कहते हैं नहीं नहीं ये तो बहुत बाद में शुरू हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट इज द मीजोलिथिक एज शोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ पेस्टोरल एंड हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज। पेस्टोरल सोसाइटीज इकोनॉमिक मीन्स में ट्राइबल में आप जाओगे तो हमने आपको बताया हुआ था, एग्रीकल्चर है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रही है, आर्टिजन की जो इकोनॉमी है वो कर रही है, कुछ है हर्डिंग है, कुछ है पेस्टोरल है, हॉर्टिकल्चरिस्ट है। तो हर तरीके के आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं। दूसरा बात करते हो तो पीपल बिगन टू यूज स्लैश एंड बर्न टेक्निक। स्लैश एंड बर्न की जो टेक्निक है उसको वहां पे लोग यूज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। थर्ड इज देयर वाज एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फार्मिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड। की फार्मिंग कम्युनिटीज जो थी वो अब आपको आते हुए देखने को मिलती है, यानी कि सेटलमेंट की तरफ इंसान बढ़ रहा है। पेलोलिथिक में कैसा नेचर था जो पुराना हमने पढ़ा, अभी इसके पहले की स्लाइड थी, वहां पे आपको इंसान नोमैडिक देखने को मिल रहा है। एक जगह पे इंसान ठहर नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है ना, वो चलता जा रहा है हंटिंग, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। एक जगह पे रुकेगा तो क्या करेगा, वो उसकी इकोनॉमी किस तरीके से चलेगी, वो क्या खाएगा क्या पिएगा। तो हंटिंग गैदरिंग पे मोस्टली उसका कंसंट्रेशन रहता है। तो जहां गाना है ना, कोई ले जाए चाहे जहां हवाएं करके, उसी तरीके से जहां उसको रिसोर्स भगा रहे होते हैं उस तरीके से वो जा रहा होता है। तो नोमैडिक ट्रेडिशन होता है, एक जगह पे सेटल नहीं होता है। और मीजोलिथिक में आपको सेटलमेंट के सबसे अर्लीस्ट ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। सेटल नहीं हुआ इंसान पूरी तरीके से, और सेटलमेंट या फिर सेमी सेटलमेंट, पार्शियल सेटलमेंट के स्ट्रक्चर देखने को मिले। यहाँ पे एक जगह पे इंसान थोड़ा ज्यादा समय बिताने लगा, कई लोग बहुत ज्यादा समय यहाँ पे एक जगह पे बिता रहे हैं। तो सेडेंट्री टाइप की वहां पे नेचर या फिर सेटल्ड इकोनॉमी आपको ग्रो करने की प्रोसेस में दिख रही होती है, पूरी तरीके से स्टैब्लिश नहीं हुई है, स्टार्ट कर रही है। नेक्स्ट आप बात करते हो ह्यूमन स्टार्टेड लर्निंग टू यूज डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। जानवरों का जो पालन है फॉर मल्टीपर्पज हो सकता है ना, फूड के लिए भी हो सकता है और बाकी पर्पसेस के लिए भी वहां पे यूज हो रहा होता है। तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि डोमेस्टिकेशन शुरू हो चुका होता है। प्लांट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ लाइफ वो भी वहां पे यूज करने लगते हैं। नेक्स्ट आप बात कर रहे हो कि द डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग जो है इंपॉर्टेंट चीज है, आपको देखने को मिल रहा है आज तक वो चीज चलती आ रही है। पर उसका स्टार्ट कब हुआ था, उसका स्टार्ट आपको इस समय पे देखने को मिला। नेक्स्ट आप बात करता हूँ मीजोलिथिक पीपल डिडंट लिव इन केव्स। वो सिर्फ केव में नहीं रह रहे थे। पीपल ऑफ मीजोलिथिक एज डिड नॉट रिलाई ऑन परमानेंट सेटलमेंट।
केव या फिर एक पर्टिकुलर जगह पे वो पूरी तरीके से रिलाय नहीं कर रहे थे, है ना। सेमी नोमैडिज्म आपको देखने को मिल रहा होता है वहां पे। दे मेड अ सेमी परमानेंट सेटलमेंट, जो अभी हमने बोला वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेमी परमानेंट या फिर सेमी नोमैडिज्म की वहां पे टेंडेंसी आपको देखने को मिल रही होती है। नेक्स्ट आप बात करते हो, ह्यूमंस ऑफ द लेट मीजोलिथिक एरा हैड डेवलप्ड एडवांस स्किल्स लाइक पॉटरी की भी वहां पे शुरुआत हो चुकी होती है। ऑल्दो बहुत डेवलप्ड पॉटरी नहीं है, क्रूड पॉटरी है, पर वहां पे पॉटरी और पेंटिंग्स ये दोनों चीजें शुरू हो चुकी होती है। The people were hunter started storing food in some storage। तो फूड का स्टोरेज जो है वो जब आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो तभी आप सेटल हो सकते हो। तो वो चीज वहां पे शुरू होते हुए देखने को मिल गई। They became more dependent on aquatic animals such as fishes food than mammals, क्योंकि टेम्परेचर ग्लोबली आप बात करते हो तो रिड्यूस हुआ, ठीक है। आइस केप का फॉर्मेशन जो था ये तब शुरू हो रहा है जब आपका यूजुअली आइसेस खत्म हो रही है जंक्शन पे उसके। तो जब ये शुरू हो रहा है तो आपको मोर जो आइस थी वो पिघल चुकी है, पानी आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। वाटर कवरेज आपका बढ़ चुका है और वो बढ़ा तो जाहिर सी बात है वहां पे एक्वेटिक एनिमल्स के ऊपर रिलायंस ज्यादा बढ़ जाता है। मीजोलिथिक पीपल कंटिन्यूअसली फॉट ओवर एनिमल लैंड, तो यहाँ पे लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट का भी नेचर आपको, अब चीजें रिसोर्सेज बढ़ गए, अब रिसोर्सेज के लिए भी लड़ाई होने लगेगी। फूड के लिए लड़ाई हो रही है, एनिमल्स के लिए लड़ाई हो रही है, जमीन के लिए लड़ाई हो रही है, कौन कहाँ पे रहेगा। टेरिटोरियलिटी भी आपको इस सेंस में यहाँ से शुरू होते हुए देखने को मिल रही होती है, जो आज तक चली आ रही है। नेक्स्ट आप बात करते हो, मीजोलिथिक पीपल वर बोथ सेडेंटरी, हमने अभी बात की जस्ट ऊपर वाले पार्ट में, एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट देवर अवेलेबिलिटी ऑफ दिस को, मतलब एक जगह पे भी रुक रहे हैं। पीपल वर बोथ सेडेंटरी और एक तरीके से नॉन नोमैडिक, या फिर आप बात कर रहे हो सॉरी सेडेंटरी एंड नोमैडिक, तो चल भी रहे हैं रुक भी रहे हैं, इसलिए पार्शियल नोमैडिज्म या पार्शियल सेडेंटरी का टर्म यूज हो रहा है कि पूरी तरीके से वो सिर्फ चलते भी नहीं जा रहे और पूरी तरीके से एक जगह पे हमेशा के लिए सेटल भी नहीं हो रहे, तो इसलिए इसको इंटरमिटेंट या फिर जंक्शन की तरह देखा जाता है मीजोलिथिक को। नेक्स्ट आप बात करते हो न्यू स्टोन एज या लेट स्टोन एज की, जिसको न्यूलिथिक कहते हो। यहाँ पे कई सारी चीजें आई, इसको वी गॉर्डन चाइल्डे करके एक इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिनको हमने आपको पढ़ाया हुआ है, कहाँ पे आप वो हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, है ना। न्यू एवोल्यूशनरी स्कूल आपको याद होगा, थ्योरीज में ये सारी डिफ्यूजन की बातें याद आ रही होंगी, तो आपने इनमें से कहीं पे इनका नाम सुना, इनका नाम और इनके वर्क को आप कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको सही से याद हो तो नियोलिथिक एज जो है आपको उसको वी गॉर्डन चाइल्डे, वी जी चाइल्डे एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर है, उन्होंने एक तरीके से एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन कह के, जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आपको टर्म देखने को मिलता है, उस तरीके से ही डेजिग्नेटेड दिस पीरियड एज द नियोलिथिक या फिर एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन। अब इसमें ये कहते हैं क्या क्या चीज है, ये नहीं मतलब बाकी लोग भी कह रहे हैं कि क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल रही है। पहला एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर बना लिया आपने। दूसरी चीज आपने यहाँ पे पॉटरी भी आपको देखने को मिली, और ये दोनों चीज अगर आपने सही से कर ली, एग्रीकल्चर कर लिया पॉटरी, तो आपका नोमैडिज्म खत्म, आप एक जगह पे स्टे कर सकते हो। जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर आप कर रहे हो तो एक ही जगह पे रुक के उस चीज को करोगे, है ना। पहले हार्वेस्टिंग करनी है, ग्रोइंग करनी है, उसको कितनी सारी चीजें है ना, शोइंग ऑफ सीड है, तो ये सारी प्रोसेस इंटेंसिव टाइम लेबर कंज्यूम करती है और लंबे समय तक। ये नहीं कि आपने आज बोया कल वहां पे आपको मिल गया और परसों आप लेकर उसको चले गए, आप पूरे ईयर अराउंड वहां पे उस एक्टिविटी में एंगेज रहते हो, तो इससे नोमैडिज्म आपका खत्म होता है और आप सेडेंटरी लाइफ में आते हो, एक जगह पे सेटल्ड होने लगते हो। और आपको पॉटरी भी है तो आप चीजों को स्टोर भी करके रख सकते हो। यूटिलिटेरियन नेचर की जो पॉटरी है उसमें चीजों को, ग्रेन्स है, व्हीट बार्ले, जो भी चीज भी वहां पे रखी जा रही थी, जो चीज को भी वहां पे वो लोग कल्टीवेट कर रहे थे उसको वो स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इसीलिए नोमैडिज्म पूरी तरीके से आपको अंत होते हुए देखने को मिलता है, कब, न्यूलिथिक के समय पे लोग सेटल होने लगे। नेक्स्ट एक टूल्स में भी काफी एडवांसमेंट आ गया, शार्पर टूल्स, ब्लेड टूल्स, पॉलिशिंग ग्राइंडिंग करे जाने लगी, तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को वहां मिल रही है। एक्सेस, एडजेस, कई सारी चीजें हैं जो हम डील करते हैं जब आपको पढ़ा रहे होते हैं इन डेप्थ लेक्चर्स में कि कैसे बनती हैं, वो भी आपको हम बता रहे होते हैं, टूल मेकिंग प्रोसेसेस जो होती हैं। थर्ड चीज जो आप कह रहे हो कि वो वेपन्स है, कई सारे मॉडर्न वेपन जो हारपून्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे लिखा है या नहीं लिखा है, हारपून्स वगैरह इस तरह की चीजें जो है उसको बना के स्पेशलाइज्ड टूल्स बना होते हैं, फिशिंग के लिए यूज कर होते हैं, इंसान से वॉरफेयर की लड़ाई के लिए भी वेपन्स को बना चुके होते हैं। नेक्स्ट आप बात करो हाउसिंग, जाहिर सी बात है एक जगह पे रहने लगे तो हाउसिंग का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, शेल्टर का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके आ जाता है। पहले हमने देखा कि वो नदियों के किनारे रह रहे हैं, फिर हमने देखा कि वो कहाँ पे रह रहे हैं, जंगल, या जंगल कह रहा हूँ सॉरी, आपका केव्स के माउथ पे, जो केव से गुफाएं हैं उसके आपके सबसे आगे वाला जो हिस्सा है वहां पे रह रहे हैं। अब जो है वो एक जगह पे सेटल करने लगे, एग्रीकल्चर है, स्टोरेज सब है, तो वो हाउसिंग की चीज को भी डेवलप कर चुके होते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट आर्किटेक्चर, जाहिर सी बात है वहां पे शुरू हो गया, हाउसिंग आ गई, सारी चीजों की आ गई। टेक्नोलॉजी जो है वो काफी इंप्रूव कर चुकी थी
और यहाँ पे कम्युनिटी लाइफ आपकी शुरू हो चुकी है, लोगों के बीच में एक तरीके से रिलेशनशिप स्टैब्लिश होने लगा, ठीक है। सोशल कम्युनल लाइफ का वहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, रिलीजन जैसी जो चीजें हैं, जो किनशिप जैसी चीजें हैं, वो सब यहाँ पे स्ट्रेंथन हो रही हैं। आई होप दिस न्यूलिथिक पीरियड इज क्लियर टू यू। कैलकोलिथिक स्टेज की बात करते हो, यहाँ पे कॉपर वॉज दी प्रीडोमिनेंट, ऐसा नहीं कि बाकी चीजें नहीं थी, पर कॉपर वहां पे डोमिनेंटली हमको देखने को मिलता है, ठीक है, मेटल वर्किंग टेक्नोलॉजी की अगर आप बात कर रहे होते हो तो। नेक्स्ट, इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन सब्सिस्टेंस फार्मिंग, हंटिंग, स्टॉक रेजिंग एंड फिशिंग, इन सारी चीजों पे हंटिंग, जैसे टूल्स में भी सिर्फ वो नहीं है, उसी तरीके से इकोनॉमी में भी मल्टीपल आपको डायमेंशन देखने को मिल रहे हैं। पॉटरी का भी स्पेशलाइजेशन आपको देखने को मिल रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। पॉट्स विद द ओपनिंग कट इनटू द वॉल्स which may have been used for burning incense, इस पर्पस के लिए भी आपको देखने को मिलता है, वहां पे यूज हो रहा था। कैलकोलिथिक में भी अगर आप इंडियन सेंस में बात करते हो तो कई सारे डिविजन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखें, अब हर का जगह का स्पेशलाइजेशन और ट्रेट हम 90 मिनट्स में तो नहीं बता सकते, पर अगर आप नाम देखोगे क्लासिफिकेशन, तो कयात कल्चर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। आहार बानस कल्चर देखने को मिल रहा है, अलग अलग इसके अंदर में साइट्स आपको देखने को मिल रही है ना। मालवा कल्चर देखने को मिल रहा है, तो बहुत सारे आपको इस तरीके के कल्चर्स वहाँ पे लोकल देखने को मिलते हैं, और लोकल कल्चर्स की अलग अलग वेराइटीज है, स्पेशलाइजेशन है, सबके बारे में कुछ ना कुछ खास बात है। कहीं पे ब्रिक्स किसी पर्टिकुलर फॉर्म का यूज हो रहा है, दूसरी जगह पे किसी और फॉर्म का, कहीं पे पॉटरी किसी एक तरह की है, दूसरी जगह पे तो पॉटरी, ब्रिक्स और ऐसी कई सारी चीजें जिनके बेसिस पे पूरे इंडिया के कैलकोलिथिक पीरियड को क्लासीफाई किया गया है। तो कैलकोलिथिक पीरियड का पार्ट आप समझ गए। लास्ट में जब आप बात कर रहे होते हो, तो जो आयरन एज का जो पीरियड है, उसी के साथ आप एक और समय देख रहे होते हो, आयरन एज, और वहां पे मेगालिथिक पीरियड को भी आप साथ में पढ़ रहे हो। तो आयरन क्या एज अ टूल इंप्लीमेंट यूज होने लगा, आयरन आयरन यहाँ पे प्रीडोमिनेंस ले लिया, जैसे यहाँ पे कॉपर ले रहा था, ठीक है। और साथ ही साथ आपको उसी के साथ मेगालिथिक कल्चर्स कोलाइड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। मेगालिथिक कल्चर क्या है कि अभी हमने बात की कि लिथिक जो टर्म है वो स्टोन के लिए यूज है, और मेगा आपको पता है बहुत बड़े कोई चीज होगी, बहुत विशाल काय होगी, बहुत लार्ज होगी उसके लिए। तो मेगालिथिक का मतलब है बहुत बड़े साइज के स्टोन्स को वहां पे यूज किया जाता है। किस चीज के लिए? वो अपने रिलीजियस बिलीफ से यूज कर रहे हैं, कम्युनल लाइफ में यूज कर रहे हैं, इरेक्ट कर रहे हैं। इंडिया में अगर आप बात करते हो तो आदि कन्नलूर करके एक जगह है, उतनूर करके एक जगह है, पय्यमपल्ली करके एक जगह आपको साउथ इंडिया में देखने को मिले। इवन नॉर्थ ईस्ट में जाते हो तो खासीस की ट्राइब है ना, ये सब कई सारी आपको मेघालय में देखने को मिल जाएगा, नागालैंड में देखने को मिल जाएगा। वो बहुत बड़े बड़े जैसे स्टोन हेंज है ना, उसी तरीके के स्ट्रक्चर को इरेक्ट किए होते हैं। नॉर्थ की भी कई सारी जगह है, ऑल्दो नॉर्थ में डेंसिटी उतनी कम है कंपेयर टू साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट, तो आपको ऑल ओवर इंडिया ये देखने को मिल जाता है। तो मेगालिथ से बड़े बड़े तरीके के स्टोन्स को वहां पे इरेक्ट कर रहे हैं, उसका फॉर्मेशन कर रहे हैं। और डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, ये भी मेगालिथ जो है वो भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। एक है जो जैसे मेनहिर्स, मेगालिथिक के अंदर में एक टाइप होता है जिसको आप मेनहिर्स कहते हो। मेनहिर्स कैसे होते हैं? जैसे आप देखते हो रोड पे वो जो साइन बोर्ड टाइप के यूज होते हैं जिसपे डिस्टेंस लिखा होता है कि अब पर्टिकुलर सिटी ये इतनी दूर है, दिल्ली इतनी दूर है, मुंबई इतनी दूर है, वो होता है ना, वहां पे आपको देखने को मिलता है, जिसको आप माइलस्टोन कहते हो। तो उसी फॉर्म में, उसी शेप में आपको बड़े बड़े पत्थर इरेक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे, उसको आप क्या कहते हो? मेनहिर्स बोलते हो। दूसरा आपको देखने को मिलता है मेनहिर्स के साथ साथ आपको कायर्न सर्कल सिस्ट की बात करते हो आप, डोल्मिनॉइड की बात करते हो, या फिर डोलमेन की बात करते हो, डोल्मिनॉइड सिस्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। और एक स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको आप सैक्रोफेगस कहते हो। सैक्रोफेगस में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म के शेप के वहां पे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, चार पैर वाले से कोई कोई भी पत्थर है, कोई भी चीज है, उसके वहां पे इंसान का एक फॉर्म दे दिया, एंथ्रोपोमॉर्फिक वहां पे आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। तो इस तरीके के वहां पे मेगालिथिक कल्चर में आपको एविडेंसेस देखने को मिल रहे होते। दिस वाज अबाउट आयरन और मेगालिथिक कल्चर, जो आपके सिलेबस में था, जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस कर लिया एक समराइज फॉर्म में। ये आपका कॉपर, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज यहाँ पे होता है। इंडिया के सेंस में हमने मेगालिथिक को यहाँ पे कवर किया, जो कि आप यहाँ देख रहे हो। प्री हिस्टोरिक पढ़े आपने, प्रोटो हिस्टोरिक पढ़ी, और आपका इस तरीके से फाइनली आप कहाँ तक आए? हड़प्पन, पोस्ट हड़प्पन और भी बाकी साइट्स की जो आप बात कर रहे होते हो, ठीक है। अगर आप बात करो प्रोटो हिस्टोरिक साइट की, जिसमें आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखते हो, तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। अलग अलग साइट्स आपको पता है कि शुरुआती दौर में जो सबसे पहले जो मिली हड़प्पा, इसीलिए उसी को कभी कभी हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। टाइप साइट, एक तो बहुत बड़ी साइट है, वेल डेवलप्ड साइट है, मैच्योर पीरियड की टाइम है, और सबसे पहली मिली साइट पे है, इसलिए आप कहते हो हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा के साथ आपको मोहनजोदारो देखने को मिलता है, और फेमस साइट जिसमें लोथल आपको देखने को मिल रही होती है, ठीक है, ढोलावीरा आपको देखने को मिल रहा होता है। इस तरीके के मल्टीपल साइट जो आपको थ्रू आउट इंडिया आप नहीं कहोगे, उसका एक रीजन है। मैप खोल के देखते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन का,
तो एक्सट्रीम नॉर्थ इवन अफगानिस्तान के रीजन तक वो जा रही है, ठीक है। यूपी में आलमगीरपुर का पूरा रीजन आपको देखने को मिल रहा है, नीचे आपके गुजरात महाराष्ट्र वाली बेल्ट तक वो नीचे जा रही है। तो उसका एक पूरा एक जियोग्राफिकल एक्सटेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। उसमें भी फेजेस में बांटा गया कि ये मैच्योर है, ये डिक्लाइनिंग है और ये बिगिनिंग फेज है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैच्योर पे अपने पीक पे होती है, ड्रेनेज सिस्टम वेल मार्क्ड है, फोर्टिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इंप्लीमेंट्स आपको अलग अलग तरीके के देखने को मिल रहे हैं। दूसरे जगह के जो सोसाइटीज है, सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया की बात करते हो, सुमेरियन सिविलाइजेशन की बात करते हो, तो उसके साथ आपको ट्रेड रिलेशनशिप देखने को मिल रहे हैं। तो हर एक जगह की, हर एक साइट की अपनी स्पेशलिटी है। और जैसे कालीबंगन हो गई, ठीक है। आप हर एक जगह को डिटेल में पढ़ रहे होते हो जब हम इसको कोर्स के अंदर में पढ़ने वाले हैं। और जल्दी भी, बहुत देर भी नहीं रहेगी, 2 दिन में कोर्स शुरू हो रहा है। तो जिन्होंने अब तक नहीं एनरोल किया है वो दे कैन यूज आवर कोड ASLive और US Live एंड गेट एनरोल्ड इन द बैचेस स्टार्टिंग ऑन 21st ऑफ द अप्रैल। सीट हमारे पास लिमिटेड, और लिमिटेड इसलिए भी है क्योंकि हम लोग ने इस बार टेस्ट सीरीज को भी जोड़ा हुआ है। और टेस्ट सीरीज को जब आप कंडक्ट करा रहे होते हो तो इवेल्युएशन का आपके पास बहुत बड़ा स्कोप नहीं है। ऐसा नहीं कि आप 300 लोग की कॉपीज को इवेल्युएट कर लो लिमिटेड टाइम के अंदर। करने को तो आप कर सकते हो, पर वो टाइम हो सकता है कि आप एक मेंस देके दूसरे मेंस की तैयारी में बैठे हो, तब वो 300 कॉपियां। इसलिए हम लिमिटेड जो हम जितनी करेक्शन कर सकते हैं क्वालिटेटिवली, उतने ही वहां पे हम एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो ये आपने पढ़ लिया प्रोटो हिस्टोरिक या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का नेचर। इसके ऊपर भी डिक्लाइन के ऊपर आप थ्योरीज पढ़ते हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी अलग अलग टाइप में बांटते हो, सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ, रिलीजियस लाइफ को पढ़ते हो, इकोनॉमिक लाइफ को पढ़ते हो, ट्रेड कम्युनिकेशन को पढ़ ले हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस को पढ़ ले हो, तो मल्टीपल बेसिस पे चीज हो रही थी। तो कहने को तो एक यूनिट है, जैसे आपकी 6th यूनिट जो है पेपर 1 में जो आपकी थ्योरीज के ऊपर है, कहने को तो एक सिंगल यूनिट है, पर वो समय कितना लेती है? वो लेती है लगभग 1 महीने का समय। तो वैसे भी कहने को तो ये 1.1 जो है पेपर 2 में आपका इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन एक यूनिट है, पर समय बहुत ज्यादा ये ले लेती है। इसके बाद आप बात करते हो पेपर 1.1 के बाद 1.2 आपकी जो है पेलियोलिथिक एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंसेस फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया में आपको एविडेंसेस, हमने बात की, बहुत रेयरली मिलते हैं। फॉसिल्स भी आपको बहुत देखने को नहीं मिल रहे हैं। और जो बहुत फेमस फॉसिल आपको है, देखो, नर्मदा मैन का देखने को मिल रहा है। ये मध्य प्रदेश में एक जगह है हथनोरा में, वहां पे एक प्रोमिनेंट पेलियोंटोलॉजिस्ट आप कह सकते हो या फिर स्कॉलर ही कह सकते हो, उनका नाम है अरुण सोनाकिया साहब, ठीक है। अब वो नहीं रहे। तो अरुण सोनाकिया साहब को ये 1980s में अराउंड इंदिरा गांधी का जो टाइम पीरियड था उस समय के आसपास, एग्जैक्ट ईयर आप देख लेना, मुझे ध्यान में नहीं है, 1980s के आसपास का, ये 82 के, आई थिंक 82 के 82 का है। तो वहां पे इनको मिला होता है, ठीक है। तो ये बहुत डिबेटेड एक फीचर हो जाता है। इसीलिए एनाटॉमिकल बेसिस की यहाँ पे बात की है ना, यहाँ पे विद रेफरेंस टू शिवालिक्स और नर्मदा बेसिन, जो अलग अलग आपके रीजन्स है, जियोग्राफिकल रीजन्स, वहां पे मिले हुए जो फॉसिल्स हैं, इनको एनाटॉमिकली आपको बताना होता है। क्या है? एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंसेस जो मिले उसको एनाटॉमिकली आपको बताना होता है, क्या फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं और उस फीचर के बेसिस पे उस फॉसिल को आप कैसे डेजिग्नेट करोगे। फॉर एग्जाम्पल नर्मदा मैन मिला तो बहुत बड़े समय तक लड़ाई, कुछ लोग कह रहे हैं कि होमो इरेक्टस है। तो अगर होमो इरेक्टस मिल जाता तो आप कहते कि यार इतना पुराना जो ह्यूमन एंटिक्विटी में फॉसिल वो आपको इंडिया में मिल रहा है। कई लोग उसको कहते हैं कि एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियंस जैसे नियंडरथल आपको देखने को मिले, जो कि बहुत रीसेंट है ना, तो इसलिए उसकी सिग्निफिकेंस थोड़ी कम हो जाती है। अभी कई लोग उसके ऊपर जो रिसर्च कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, वो होमो हाइडेलबर्गेंसिस है। तो ये तो डिबेट चलती रहती है। फॉर्म्स और फीचर इसीलिए एनाटॉमिकल लेवल पे होती है कि आप किस फीचर को देख के कहोगे कि ये कौन सा जीनस है या कौन सी स्पीशीज है। तो सिमिलरली जो इसमें यहाँ पे बात की हुई है रामापिथेकस शिवापिथेकस, कई सारी सिमिलैरिटीज है। सबसे पहली बार मिलते हैं आपको इंडिया के रीजन में, बाकी जगहों पे भी आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। मिडिल ईस्ट में भी देखने को मिले, पाकिस्तान के रीजन में भी आपको इनके एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं के ये एनाटॉमिकल फीचर्स पूछ रहा है, और वो एनाटॉमिकल फीचर्स आपके यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। ये एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक पूरे के पूरे रामापिथेकस के हैं। इसमें से ऑल दो हम पूरे को डिस्कस कर सकते हैं, पर कई सारे टर्म्स जो आपको शायद समझ में ना आए, क्योंकि बोर्ड पे दिख तो रहा होगा, नहीं भी दिख रहा होगा तो एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड पे आपको मिल जाएगा मटेरियल। कई सारे टर्म जो है वो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के यूनिट्स आप पढ़े होते हो तो ही आपको समझ में आते हैं। जैसे ऊपर वाला पहला पॉइंट है कि इंसाइजर्स एंड कैनाइन्स आर इंसर्टेड वर्टिकली एंड नॉट इन स्लाइट प्रोकम्बेंट पोजीशन एज इन द एप्स। तो यहाँ पे आपको इंसाइजर कैनाइन्स पता होगा, पर प्रोकम्बेंट अगर हम ये बताने आपको चले तो इसमें आपका टाइम जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे डायस्टेमा का टर्म आ जाता है कि लिटिल और नो कैनाइन डायस्टेमा। तो कैनाइन आपको पता है, पर डायस्टेमा में आपको सकती है दिक्कत होती है। डायस्टेमा बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे गैप आपको देखने को मिलता है दो दांतों के बीच के में, उसको आप डायस्टेमा कहते हो। यूजुअली कैनाइन्स के बीच में देखने को मिलता है। जब आप
किसी प्राइमेट की बात करते हो या फिर ह्यूमन फॉसिल की, तो इसको इसीलिए स्पेसिफिकली उसने बताया कि नो कैनाइन डायस्टेमा देखने को मिल रहा है। तो एक तो फीचर ये है। तो कई सारे टर्म्स हैं आपको इस तरीके के देखने को मिलेंगे जिससे आपको थोड़ी दिक्कत। डेंटल आर्केड, जिसके ऊपर आपका जो पूरा दांत जो उसके स्ट्रक्चरल बेसिस कहते हैं उसको आप डेंटल आर्केड कह रहे हो, जो पूरा आपको देखने को मिला है वो भी शेप वाइज अलग अलग होता है ना। तो यहाँ पे आपको राउंडेड देखने को मिल रहा है। हम लोगों में कैसा है, पहले आप अर्लियर प्राइमेट्स में जाते हो तो उनके में कैसा है, उनके में वी शेप आपको देखने को मिल रहा है। कहीं पे आपको यू शेप देखने को मिल रहा है, यू से यूएस लाइव आपका कोड है वो याद रखिएगा। तो यू शेप में देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। और आप हमारे में आते हो ह्यूमंस में, तो आपको वहां पे पैराबोलिक देखने को मिला है। जैसे पैराबोल होता है कर्व, उस तरीके से ह्यूमन के बीच में देखने को मिल रहा होता है। तो कई सारे हैं, द पैलेट है। तो एक एक चीज अगर इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे, कैनाइन का फोसा की यहाँ पे बात आ गई, ठीक है। फोरामेन का आपने नाम सुना होगा, तो फोसा भी अगर आपको फोरामेन पता है तो फोसा भी पता होना चाहिए। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें, वर्ड्स है जो उसमें आपको थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो। मैक्सिला आ गया, मैक्सिला मैंडिबल, ये सारी चीजें हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बेसिक्स में आपको वहां पे बता रहे होते हैं। उसके बाद इन सब चीज पे हम लोग वापस लौटते हैं। तो इट इज वेरी नेसेसरी टू नो दैट पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज, लाइक आर्कियोलॉजी का हमने कवर किया, तो पहले आप वो समझ लो, तभी आप इन फीचर्स को अच्छे से समझ पाओगे। ये आपको एक एग्जाम्पल की तरह हम लोग दिया होता है, इसी तरीके से आपको दोनों को समझ रहा होता है। इसमें कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। डायस्टेमा लग रहा है यार कौन सी बड़ी तीर वाली चीज होगी, पर होता क्या है, दो दांतों के बीच में जो गैप है उसको डायस्टेमा कहते हैं। इससे क्या पता चलता है कि बस जो एक हुआ है कि साइंटिफिक एंथ्रोपोलॉजी ये है, सारी बातें हैं, वो बस उसके टर्मिनोलॉजीज की वजह से, ठीक है। ग्लूटस मीडियस, ग्लूटस नीमस, ग्लूटस मैक्सिमस, अलग अलग मसल्स का नाम है। होती कि आपको पता है कि काफ मसल्स क्या होती हैं, आपको पता है, ठीक है। इस तरीके का आपका गैस्ट्रोनीमस, ये सारी मसल्स हैं और आपको मसल अटैचमेंट साइड दे रही है फीमर, बस नाम बदल बदल के दिया होता है। अगर आपको हम डायग्राम के थ्रू समझाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान वाली चीज हो जाती है कि है क्या। ग्लूट्स की जो मसल होती है, काफ की जो मसल होती है, उसका बस जनरल नाम पढ़ोगे या फिर आप देखोगे पिक्चर में कौन सी मसल की बात है, तुरंत समझ जाओगे अच्छा ये है यार, तो इसको सीधे सीधे बोलो ना यार, पूरा घुमा चला के क्या बोल रहे हो। तो ऐसी चीज आपको वहां पे देखने को मिल रही होती है। तो टर्मिनोलॉजीज को क्लियर करना, कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। इन सबको समझने से पहले वो समझ जाते हो तो दिस इज अ केक वॉक फॉर यू। सो आई होप हमारा मोस्ट ऑफ द पार्ट यहाँ पे क्लियर हो गया है, कवर भी हो गया है। एक लास्ट यूनिट आपके यहाँ पे बचती है जो कि है 1.3, एंड दैट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, एथनो आर्कियोलॉजी। एथनो आर्कियोलॉजी कह रही है, तो आर्कियोलॉजी मैंने आपको समझा दिया कि पास्ट सोसाइटीज, पास्ट कल्चर्स को पढ़ लो थ्रू आर्टिफैक्ट्स एंड अदर एविडेंसेस, फॉसिल्स को भी वहां पे आप इंक्लूड कर रहे हो। एथनो आर्कियोलॉजी का मतलब कि पास्ट सोसाइटीज को आप पढ़ रहे हो किसके थ्रू, थ्रू द लेंस ऑफ द प्रेजेंट सोसाइटीज। मतलब क्या, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। दो टूल्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको टाइलर और इवोल्यूशनरी स्कूल पता है थ्योरी के अंदर में, सर्वाइवल्स एंड पैरेलल्स। सर्वाइवल को बताते समय आपको एग्जांपल दिया था कि कुछ सोसाइटीज आपको सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलती है जहां पे शादी के समय एक मॉक किडनैपिंग होती है या फिर मॉक रेजिस्टेंस होता है। किडनैपिंग नहीं तो रेजिस्टेंस, यानी कि शादी हो रही है तो एक लड़की के यहाँ वाले या लड़के के घर वाले उसको रोकेंगे, रेजिस्ट करेंगे, नहीं नहीं मत करो। और इसका क्या है कि एक कल्चरल फिनोमेना है और ये एज अ सर्वाइवल आपको देखने को मिलता है। सर्वाइवल क्या चीज होती है, जो पहले के समय में उसकी कोई यूटिलिटी रही हो, पर अभी भी वो चीज जब उसकी यूटिलिटी खत्म हो गई हो तो वो चीज कंटिन्यू फॉर्म में आपको देखने को मिली, तो आप उसको कहोगे कि वो सर्वाइवल है। तो वही है कि एक समय में आपको देखने को मिल रहा होता है कि फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी कि बच्चियों को, लड़कियों को मारा जाता था, है ना। और उसके कारण जो फीमेल की पॉपुलेशन है बहुत कम हो जाती है। और जाहिर सी बात है फीमेल की पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो नंबर ऑफ बॉयज ज्यादा है और लड़कियां कम है, तो कौन किससे शादी करेगा, किसको विमेन, किसको वाइफ, किसको ब्राइड मिलेगी, इसके लिए बहुत दिक्कत होती थी। तो यहाँ पे ब्राइड कैप्चर होता था कि उठा के ले जाते थे या फिर रेजिस्टेंस करते थे, इस तरह की प्रैक्टिस उस समय होती थी। अब उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अब उन सोसाइटीज के बीच में इन्फेंटिसाइड खत्म हो चुकी है या फिर बहुत ना के बराबर हो चुकी है, नेग्लिजिबल हो चुकी है। तो अब नंबर कम नहीं, अब नंबर प्रोपोर्शनेट है, बराबर है, ठीक है। तो सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। पर अभी भी वो लोग उसको कर रहे हैं जब उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, तो वो आपको बता रहा होता है कि ये सर्वाइवल है। जब यूटिलिटी नहीं है पर उसको कल्चरल कंटिन्यूटी की तरह कर रहे हैं। तो सिमिलरली वही चीज आपको यहाँ देखने को मिलती है कि आप देख रहे हो कि भीमबेटका की केव्स हैं, है ना। वहां पे आप देखते हो उसके अंदर में कई सारी ड्राइंग्स है, कई सारी पेंटिंग्स है। अब आप किस तरीके से समझोगे कि ये ड्राइंग्स और पेंटिंग्स हम कैसे प्रेजेंट सोसाइटीज या जो हमारी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी उससे रिलेट कर सकते हैं। तो आप प्रेजेंट सोसाइटीज के रिकॉर्ड्स को, उनके जो वो आर्टिस्टिक या कल्चरल पैटर्न्स है उनको देखोगे, स्टडी करोगे। अगर आपको सिमिलैरिटी देखने को मिलती है भीमबेटका के केव के अंदर जो ड्राइंग्स है, पेंटिंग्स है उसके बीच में, और वहां के आसपास के जो ट्राइबल ग्रुप्स है वो जिस तरीके की चीजों को बना रहे हैं, तो आप कहोगे कि हाँ ये यहाँ पे एक सर्वाइवल के तौर पे हम देख रहे हैं। कुछ चीजें आप पैरेलल के तौर पे समझते हो, कुछ चीजें सर्वाइवल के तौर पे। तो दीज बोथ आर यूज्ड एज ए टूल्स। कोई चीज जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे ना रही हो और वहां पे उसके एविडेंसेस आपको देखने को मिले, तो आप कहोगे दिस थिंग हैज पैरेलली एग्जिस्टेड या पैरेलली केम इनटू रिकॉर्ड।
तो ये दो कॉन्सेप्ट के ऊपर से आप पूरी एथनो आर्कियोलॉजी को समझ रहे होते हैं। मल्टीपल केस स्टडीज यहाँ पे हमें 4 से 5 पढ़नी होती है और कंसेप्ट को समझना होता है और आपका पूरा पॉइंट जो है, पार्ट जो है वो कवर हो जाता है। So this entire archaeology part does not take much time. I think 20 to 25 lectures are sufficient. At least within the limit of 1 month ये आपका कवर हो जाता है। अराउंड आपका 1 मंथ का ही टाइम पीरियड लेता है ट्राइबल एंड इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, तो ये तीनों मिला के आपके 2 महीने में खत्म हो जाते हैं। यानी कि पेपर 2 जो आपका है वो वेल विद इन 2 मंथ्स के अंदर में अच्छे तरीके से डील किया जा सकता है। और सिमिलरली पेपर 1 जो है आपका 2 to 2.5 मंथ्स में फास्टेस्ट मोड में, और आराम से अगर डिटेलिंग में जाते हो तो 3 मंथ्स में कवर होता है। तो द मैक्सिमम लिमिट फॉर एंथ्रोपोलॉजी कम्स टू बी अराउंड 5 मंथ्स, एवरेज इज द 4 मंथ्स। और बहुत ज्यादा हम अगर टाइम ड्यूरेशन, अगर हमारी 4-4 घंटे की क्लास होती है, बहुत रैपिड वे में खींचते हैं, तो ये 3.5 मंथ में भी कवर किया जा सकता है। पर हम क्योंकि यहाँ पे टेस्ट सीरीज को भी इंक्लूड किए, पीवाईक्यूज, मॉडल आंसर, आंसर राइटिंग, सारी चीज जो हमारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं 21 अप्रैल से वहां पे इंक्लूडेड है, इसीलिए आपका यहाँ पे 5 महीने के आसपास का टाइम फ्रेम होने वाला है, 5 मंथ्स और सो, ठीक है, प्लस माइनस फ्यू डेज। ऑफकोर्स कैलेंडर लेके हम नहीं देख रहे कि आज शुरू किए आज खत्म करना है। तो आई होप इट इज क्लियर। और अनाउंसिंग वंस अगेन, सिविल सर्विसेज डे के पे ऊपर 18 से 21 तक हमारी मेगा सेल चल रही है स्टडी IQ। वहां पे सारे कोर्सेज के दाम आपको स्लैश कर दिए देखने को मिल रहे होते हैं। और किसी भी कोर्स में आपको एनरोल होना है, फॉर एग्जांपल एंथ्रोपोलॉजी में आपको एनरोल होना है, तो यू कैन यूज द कोड US Live, जो पहले आपको 15,999 यानी 16,000 में मिल रहा था, वो अब आपको 14,999 में मिलने लगेगा, बट ओनली फ्रॉम 18 to 21 एंड ऑल्सो ओनली व्हेन यू यूज दिस कोड, दैट इज हम और आप लाइव, अस लाइव। Using this code, you get the price slashed at this particular price. You can use this particular course to get enrolled into any other batches as well. किसी और भी कोर्स में आपको अगर आप जाना है, enroll करना है at Study IQ, you can use the code. कहीं भी आप इसको यूज करोगे, मैक्सिमम डिस्काउंट आपके लिए हर जगह अवेलेबल है। So I hope things are clear to you and see you in the next marathon. एक इकलौती मैराथन हमारी बच्ची है जो कि है क्या, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, उसको भी हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे 3.5 to 4 आवर्स में कवर कर ले। यहाँ पे हमने 90 मिनट्स का प्रॉमिस किया हुआ था एंड एग्जैक्टली अराउंड 90 मिनट्स के आसपास हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं। सो वी विल नेवर मिस अपॉन आवर प्राइजेस, सॉरी ऑन आवर प्रॉमिसेस, एंड आई होप कि अब तक हमने जो रिकॉर्ड मेंटेन किया है वो आगे भी रहे। लास्ट हमारा जो फिजिकल बायोलॉजिकल का है उसको नेक्स्ट लेक्चर में ले चलेंगे। एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड जॉइनिंग दिस एक्सटेंसिव मैराथन। आई नो इट्स वेरी हेक्टिक फॉर यू ऑल, तो जिन्होंने कवर किया खास करके शुरुआत से अंत तक, उनको खास मुबारकबाद। और आपको एक तरीके से रिवीजन मटेरियल के तौर पे ये बहुत हेल्प आने वाला है, along with our handwritten notes that you are going to get when you join our batches from 21st April. So good luck to all of you and thank you for joining this. Thank you for watching this. See you in the next session. Have a nice day. Signing off. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।